एपिसोड 231 टू 240। अध्याय 231 बर्फीले दिल का निर्णय। जियांग चेन, तुम्हें राजकुमारी की तुम्हारे प्रति भावनाओं के बारे में पता होना चाहिए। पास ही खड़ी मिंग हाओ चलकर पास आए। अगर वो मेरा पीछा करेगी तो उसे भुगतना पड़ेगा और उस जैसी लड़की को ये भुगतना नहीं चाहिए। जियांग चेन ने सिर हिलाया, भला उसे ये कैसे पता नहीं था। साधना और तलवारबाजी के मामले में मिंग हाओ की जियांग चेन के प्रति प्रशंसा शब्दों से परे थी, लेकिन जब रिश्तों की बात आती थी तो उनका नजरिया अलग था। जियांग चेन बहुत ही तर्कसंगत था, शायद वह दशकों आगे की चीजों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब कोई युवा होता है, अगर वह अपना आपा नहीं खोता और किसी पागलपन भरे प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ता, तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं है। वह जियांग चेन को मनाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि जियांग चेन दूर कहीं देख रहा था। अगर उसे सही से याद था तो वह ज़ेड मेडन पीक की दिशा थी। तो बात कुछ ऐसी है। मिंग हाओ को अचानक समझ आ गया कि जियांग चेन का पीड़ा से क्या मतलब है और उसने उसे समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया। तियानदाओ संप्रदाय में लौटने के अगले दिन जियांग चेन की हालत पूरी तरह से सुधर गई थी और 10,000 जानवरों के क्षेत्र में उसने जो याओ जानवर के सार का सेवन किया था वह उसके स्वस्थ होने के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तीसरे राजकुमार के साथ युद्ध के बाद उसकी ताकत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध से पहले ही उसकी ताकत में 40% की वृद्धि हो चुकी थी। आने वाले लंबे समय तक उसे लगातार साधना करनी होगी, जिससे वह नीरस और अस्पष्ट मार्शल आर्ट से अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। उसी समय उनके मन में कुछ और बात आई। दिव्य मेरिडियन के स्वामित्व के कारण हर बार जब उसका क्षेत्र उन्नत होता था तो उसके द्वारा संघनित दिव्य छिद्रों की संख्या दोगुनी हो जाती थी। मध्य चरण शिखर पर वह 24 दिव्य छिद्रों का संघनन करता था। मौजूदा 34 को जोड़ने पर कुल संख्या 58 हो जाएगी। इसके बाद भी 3 क्षेत्र शेष थे: प्रारंभिक अवस्था का अंतिम चरण, पूर्णता का अंतिम चरण और शिखर का अंतिम चरण। साथ ही दिव्य मध्याह्न रेखा के जागृत होने से हुई वृद्धि का उल्लेख तो करना ही नहीं चाहिए। अंततः क्या उसके पूरे शरीर में सैकड़ों दिव्य मेरिडियन नहीं होंगे? तीसरे राजकुमार के बारे में सोचना ही कितना भयानक है, जिसके पास 39 दिव्य छिद्र हैं। अगर सैकड़ों होते तो क्या ये दुनिया को नष्ट नहीं कर देता? जल्द ही जियांग चेन को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। दिव्य द्वारों की संख्या की एक ऊपरी सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अनंत काल तक संघनित किया जा सकता है। आखिरकार शरीर का क्षेत्रफल तो सीमित ही होता है। आम लोगों की नज़र में दैवीय छिद्रों की अधिकतम संख्या स्वाभाविक रूप से 39 होती है। जियांग चेन की क्षमता के लिए ये संख्या बहुत कम लग सकती है, लेकिन अन्य लोगों के लिए जो प्रति क्षेत्र केवल 2 दिव्य छिद्र ही संघनित कर सकते हैं, 39 दिव्य छिद्र एक चुनौती है। इससे दिव्य मेरिडियन की शक्ति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन चीजों को लेकर दूसरे लोग चिंतित रहते हैं और संघर्ष करते हैं, वे दिव्य मेरिडियन वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं होती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब ग्रेट मैडम को जियांग चेन की दिव्य मेरिडियन के बारे में पता चला तो वह पागल हो गई और उन्हें छीनने की कोशिश की। हालांकि मानव शरीर वास्तव में 39 से अधिक दिव्य छिद्रों को संघनित कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि इस संख्या तक पहुंचने से व्यक्ति टोंटियन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, इसलिए बहुत कम लोग इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जियांग चेन के ज्ञान के अनुसार दिव्य यात्रा क्षेत्र में सबसे अधिक दिव्य छिद्रों को संघनित करने वाले व्यक्ति की संख्या 81 थी। यह 39 का लगभग 2 गुना है। तार्किक रूप से देखा जाए तो जियांग चेन की वर्तमान क्षमता को देखते हुए उसे प्रारंभिक चरण के अंतिम चरण में ही यह उपलब्धि हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 39 दिव्य छिद्रों को संक्षेपित करने के बाद और अधिक दिव्य छिद्रों को संक्षेपित करने की कठिनाई पूरी तरह से अलग हो जाती है। ये दिव्य छिद्रों के सिद्धांत से शुरू होता है, जो शरीर के चारों ओर स्थित मेरिडियन के भीतर के बिंदु होते हैं। 39 दिव्य छिद्र जब शरीर के चारों ओर स्थित 12 मुख्य मध्याह्न रेखाओं के सभी बिंदु भर जाते हैं, तो व्यक्ति के पास दिव्य छिद्रों की अनंत आपूर्ति हो सकती है। इसके बाद आने वाले 32 दिव्य छिद्र 12 मुख्य मध्याह्न रेखाओं के बाहर 8 मध्याह्न रेखाओं में स्थित बिंदु हैं। इन 8 मेरिडियनों की विशेष प्रकृति के कारण इन्हें कि जिन असाधारण मेरिडियन कहा जाता है, इसलिए इन्हें 8 असाधारण मेरिडियन कहा जाता है। ये 8 मेरिडियन 5 जांग अंगों और 6 फू अंगों से होकर नहीं गुजरती है और न ही इनमें आंतरिक बाह्य समन्वय होता है। इसलिए साधक इन 8 मेरिडियनों को नजरअंदाज कर सकते हैं और फिर भी टोंटियन क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई इन 8 मेरिडियनों में 32 दिव्य छिद्र भरता है, तो ये कहा जा सकता है कि वे दिव्य यात्रा क्षेत्र में अजेय हैं
और टोंटियन क्षेत्र में उन्नति करने के बाद और भी अधिक अद्भुत प्रभाव होते हैं। इस लाभ को देखते हुए जियांग चेन स्वाभाविक रूप से इसे गंवाना नहीं चाहेगा। इसलिए जियांग चेन सबसे पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल में गया। 10,000 जानवरों के क्षेत्र से बाहर आने पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल का प्रभाव पिछली 2 बार की तुलना में और भी बेहतर था। इस बार किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और बड़े की अनुमति से उसने बाय लिंक को भी पानी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हालांकि बाय लिंक कुछ ही सेकंड के भीतर सीधे उड़ गई। जियांग चेन को बहुत हंसी आए और अचानक उसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल में अपना पहला अनुभव याद आ गया। उसके मन में एक सुंदर आकृति उभर आई। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल से बाहर आने के बाद जियांग चेन चिक्सियाओ पीक पर वापस नहीं लौटा बल्कि जेड मेडन पीक पर आया। यह एक बहुत ही सुंदर पर्वत शिखर था, ठीक वैसे ही जैसे शिखर पर विराजमान सुंदर महिला शिष्याएं थीं। इसके अलावा चूंकि यह महिला शिष्यों के लिए था, इसलिए जेड मेडन पीक बाहरी लोगों के लिए आसानी से खुला नहीं था और इसमें संरचनाओं की 2 परतें थीं। पहली संरचना का उद्देश्य दूसरों को दैवीय चेतना से जांच पड़ताल करने से रोकना था। दूसरी संरचना रक्षात्मक थी। जियांग चेन की नज़रों में इन दोनों संरचनाओं को आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन वह वहां लड़ने के लिए नहीं था, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक पर्वत द्वार पर कदम रखा। एक मेहराब के नीचे एक घंटी लटकी हुई थी, जिसके बगल में बजाने के लिए एक छोटा लोहे का हथौड़ा रखा हुआ था। जियांग चेन ने उस पर जोर से प्रहार किया और कुछ ही देर बाद एक युवती शिष्या मेहराब से बाहर निकली, जो युवा और सुंदर थी, लगभग 20 वर्ष की। यह क्या है? अचानक हुई गड़बड़ी से उत्पन्न नाराजगी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया। मैं जियांग चेन हूँ। मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर ली को क्यूई विचलन हो गया है। उनकी स्थिति कैसी है? जियांग चेन ने कहा, मुझे लगता है कि आप बहुत देर से आए हैं। जब वरिष्ठ बहन हृदय दानव से पीड़ित थी, तब चिंता व्यक्त करने आए लोगों की कतारें पहाड़ की तलहटी तक लगी हुई थी। अब वरिष्ठ बहन ने हृदय दानव से मुक्ति पा ली है और टोंटियन क्षेत्र की विशेषज्ञ बन गई हैं। ये कहकर महिला शिष्या का चेहरा गर्व से भर गया। क्या उसके हृदय के दानव पर विजय प्राप्त हो गई है? जियांग चेन चौंक गया। उसका दिल बुरी तरह से दुख उठा। इसका मतलब था कि ली जुएर का बर्फीला दिल का जादू पूरा हो गया था और अब से उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा होगा, जिसमें कोई भी अनावश्यक भावना नहीं होगी। जियांग चेन को कोई अतिरंजित उम्मीदें नहीं थीं। उसे लगता था कि सीनियर सिस्टर के साथ उसका रिश्ता आइस हॉट स्पेल के अभिशाप को तोड़ सकता है। यह उनकी ओर से आत्मा अपमान नहीं था, बल्कि एक प्रकार की शक्ति थी जो आत्मा धोखे को अस्वीकार करती थी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि आइस हॉट स्पेल किस प्रकार की साधना तकनीक थी। पवित्र क्षेत्र में इस साधना तकनीक का अभ्यास करने वालों के साथ घटी घटनाएं उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित थीं। एक महिला ने अपार शक्ति की खोज में आइस हॉट स्पेल का अभ्यास किया और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन गई, लेकिन वह अपने परिवार से अलग हो गई। जब उसके रिश्तेदारों को जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ा, तो वह उन्हें बचाने नहीं गई। इसका कारण यह था कि उस समय वह अपनी साधना के एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। हालांकि उसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों का बदला लिया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब उसने बदला लेने के लिए लोगों की हत्या की, तो उसमें कोई घृणा या क्रोध नहीं था, मानो कोई मशीन केवल अपने निर्देशों का पालन कर रही हो। एक अन्य महिला जो आइस हॉट स्पेल का अभ्यास कर रही थी, उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। यह महसूस करते हुए कि उसका प्रेमी उसके अभ्यास में देरी कर रहा है, वह रिश्ते को तोड़ना और अपने भावनात्मक बंधनों को समाप्त करना चाहती थी। इसके परिणामस्वरूप उसके प्रेमी ने हार मानने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि उसकी ईमानदारी महिला का दिल जीत लेगी, और उसने लगातार उसका पीछा करना जारी रखा। महिला उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण उसे मार डाला, क्योंकि इस तरह से परेशान किए जाने से उसकी साधना में बाधा आ रही थी। महिलाओं के अलावा ऐसे पुरुष भी थे जिन्होंने आइस हॉट स्पेल का अभ्यास किया, और उन्होंने जो किया वह महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक निर्दयी था। जो लोग इस साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं, वे रक्तपिपासु पागल शैतानी मुखिया नहीं बनेंगे, वे केवल भावनाहीन मशीन बन जाएंगे। यदि आप उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को मार डालते हैं, तो असुविधा होने पर भी वे आपको रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी साधना में देरी करेंगे, तो वे आपको निर्दयता से मार डालेंगे। अध्याय 232 बर्फ की आत्मा जनजाति। जियांग चेन ने एक बार आइस हॉट स्पेल का अध्ययन किया था। इसे एक चुनौती के रूप में देखते हुए वह इस साधना तकनीक के दुष्प्रभावों को हल करना चाहता था। अंतिम परिणाम निराशाजनक था। साधना तकनीक को बदलना असंभव था, क्योंकि आइस हॉट स्पेल मनुष्यों के अभ्यास के लिए नहीं था, यह आइस स्पिरिट क्लैन की एक साधना तकनीक थी।
प्राचीन जातियों में से एक आइस स्पिरिट प्लांट दिखने में और शारीरिक बनावट में मनुष्यों के समान होने के बावजूद एक अंतर्निहित रहस्यमय शक्ति से युक्त थी जिसने इन प्राचीन जातियों को याओ बीस्ट्स की तरह तेजी से बढ़ने की अनुमति दी। इस प्रकार उन्हें मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य बर्फीले दिल के मंत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसे जबरदस्ती विकसित करने से वे इस साधना तकनीक के गुलाम बन जाएंगे। जियांग चेन ने उस समय अपने शोध निष्कर्षों को सार्वजनिक किया था, इस उम्मीद में कि लोग इस तकनीक का अंधाधुंध अनुसरण नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उनके हृदय का स्वभाव नहीं बदलता, बल्कि उनकी सातों भावनाएं और छहों इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जब जियांग चेन को पता चला कि ली जुएर की साधना तकनीक बर्फीले दिल का मंत्र है, तो वह बेहद चिंतित हो गया और सोचने लगा कि काश वह वापस तियांदाओ संप्रदाय में जाकर इस सब को रोक पाता। हालांकि उसकी बड़ी बहन एक हृदय दानव के चंगुल में फंस गई थी, जिससे उसके पास लगभग कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर वह हृदय दानव का नाश नहीं कर सकी तो उसकी वरिष्ठ बहन की पूरी साधना शक्ति नष्ट हो जाएगी, उसकी नसें जम जाएंगी और वह तब से अपंग हो जाएगी। एक बार जब हॉट डेमन का सफलतापूर्वक सफाया हो जाएगा तो आइस हॉट स्पेल मेजर अचीवमेंट तक पहुंच जाएगा और वह तब से एक बर्फ की इंसान बन जाएगी। उस समय जियांग चेन को यह नहीं पता था कि उसे असफलता की उम्मीद करनी चाहिए या सफलता की। उसे बस इतना पता था कि अपनी बड़ी बहन की वर्तमान में मिली सफलता की खबर सुनकर उसका दिल बर्फ की तरह जम गया था और उसे किसी भी तरह की खुशी महसूस नहीं हो रही थी। क्या आप कृपया उन्हें सूचित कर सकते हैं? मैं अपनी सीनियर सिस्टर से मिलना चाहता हूं, जियांग चेन ने कहा। हम बहुत से लोग ली जुएर को देखना चाहते थे और महिला शिष्या के लिए यह पहली बार नहीं था कि उन्हें ऐसा अनुरोध सुनने को मिला हो। उनके पास मना करने के कई कारण थे। हालांकि जियांग चेन के चेहरे के भावों को देखकर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उनकी कर्कश आवाज और निर्जीव आंखें इतनी दुख भरी थी कि उन्हें देखकर दिल में दर्द होने लगता था। फिर भी उनकी बड़ी बहन ऐसी शख्सियत नहीं थी जिनसे कोई भी आसानी से मिल सके, उन्हें अभी भी मना करना था। उसे अंदर आने दें। तभी हजारों मीटर दूर पहाड़ से एक ठंडी आवाज आई। ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह उसके कान के बिल्कुल पास से आ रही हो। महिला शिष्य चौंक गई। उसने पहली बार ली जुएर को किसी को पहाड़ पर आने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित करते हुए सुना था। ये कौन है? जियांग चेन। चिक्सियाओ पीक वाला वही जियांग चेन। क्या वो 10,000 जानवरों के क्षेत्र में नहीं मरा था? ये कैसे संभव है? महिला शिष्या को ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसे प्रतियोगिता में क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह जियांग चेन को पहाड़ की ढलान पर स्थित महल में ले गई, दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने दिया। तुरंत ही उसने जियांग चेन के पृष्ठभूमि के बारे में दूसरों से पूछताछ करने की जल्दी की। मैं कहता हूं, तुम सचमुच बाहर की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते, है ना? तुम जियांग चेन को जानते तक नहीं हो। वह इस समय पूरे अग्नि क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। आपको सीनियर ब्रदर जियांग चेन से बात करने का मौका मिला था, लेकिन आप ये भी नहीं जानते थे कि वह कौन थे। हे भगवान, मैं आपसे वाकई बहुत प्रभावित हूँ। तभी उस महिला शिष्या को एहसास हुआ कि वह विनम्र युवक कितना असाधारण व्यक्ति था। उसके मन में एक बेतुका विचार आया, अगर जियांग चेन थोड़ा और अभिमानी होता तो शायद वह समझ पाती कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। महल के अंदर शांति और मंद रोशनी थी। एक भी अनावश्यक फर्नीचर दिखाई नहीं दे रहा था। केवल बर्फ के क्रिस्टल से तराशे गए कुछ कमल के आकार के दीपक स्तंभों पर खड़े थे, जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी। ली जुएर हॉल के बीच में एक फ्यूटन पर बैठी थी। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसकी सूरत इतनी मोहक थी कि वह राष्ट्रों को भी मोहित कर सकती थी। उसका स्वभाव बर्फ की तरह ठंडा था। जियांग चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा। वरिष्ठ बहन, हम। ली जुएर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अगर जियांग चेन को इससे पहले कोई उम्मीद बची भी थी तो उन आंखों को देखकर वह पूरी तरह से गायब हो गई। उनकी आंखें भावहीन थीं और उनके साथ टोंगटियन साम्राज्य की भव्यता भी झलक रही थी। बधाई हो सीनियर सिस्टर, टोंगटियन क्षेत्र में पहुंचने पर। जियांग चेन के बोलते ही उसे लगा कि कहीं उसकी पित्ताशय की थैली फट तो नहीं गई, जिससे उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। हम। ली जुएर ने हल्के से सिर हिलाया, छठी श्रेणी की ब्रेक थ्रू स्पिरिट पिल निकाली और कहा, 10,000 जानवरों के क्षेत्र में मुझे आपकी देखभाल मिली। यह आपके लिए है, किसी का एहसान चुकाना। जियांग चेन दंग रह गया। ये वह काम नहीं था जो बर्फीले दिल का मंत्र का अभ्यास करने वाला कोई व्यक्ति करेगा। अब से हिसाब बराबर हो गया है। मेरी साधना में फिर कभी खलल मत डालना, ली जुएर ने कहा। जियांग चेन ने कड़वी मुस्कान दी, इसलिए यह बदला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट सीमा खींचना था।
सीनियर सिस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सेंट इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होने ही वाला हूँ, जियांग चेन ने कहा। हम ली जुएर बहुत शांत थी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। स्पिरिट पिल्स की तो मुझे कोई कमी नहीं है। मैं सीनियर सिस्टर की हालत जानने आया था। चूंकि आप ठीक हैं तो मैं चलता हूँ। जियांग चेन ने इतना कहकर जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि छठी कक्षा की वह स्पिरिट पिल उड़कर उसकी बाहों में आ गिरी। इसे ले लो, ली जुएर ने सिर्फ 2 शब्द कहे। जियांग चेन ने दांत पीसते हुए छठी श्रेणी की ब्रेकर थ्रू स्पिरिट पिल को पकड़ा और भावुक होकर बोला, वरिष्ठ बहन, आपको बर्फीले दिल का मंत्र का अभ्यास करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको किसी शक्तिशाली साधना तकनीक की जरूरत होती तो मेरे पास हजारों हैं। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज खाली महल में गूंजी, फिर केवल उसकी सांसें ही शेष रह गईं। ली जुए सचमुच एक बर्फ की मूर्ति की तरह थी, उसकी छाती में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। मेरी पसंद, मेरा जीवन, मैं खुद तय करती हूँ। मैं तुमसे ऐसे शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती, ली जुएर ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। छठी कक्षा की ब्रेकर थ्रू स्पिरिट पिल वाकई में उस काम के लायक है जो मैंने 10,000 जानवरों के क्षेत्र में किया था। जियांग चेन ने छठी श्रेणी की स्पिरिट पिल को कसकर पकड़ा और प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जब वह कमल के आकार के बर्फ के क्रिस्टल वाले दीपक के पास से गुजरा तो उसने अनायास ही उस पर नजर डाली, जिसमें ली जुएर का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था, जिससे वह अचानक अपना सिर घुमाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। क्या यह एक भ्रम था? अभी अभी परछाई में जियांग चेन को अपनी सीनियर सिस्टर के चेहरे पर एक भावनात्मक बदलाव दिखाई दिया। लेकिन बर्फ का क्रिस्टल दर्पण नहीं था, उसमें परावर्तित होने वाली हर चीज विकृत थी, इसलिए जियांग चेन निश्चित नहीं हो सकता था। महल से निकलते ही वह बिना कुछ कहे जेड मेडन पीक से उड़ गया। लंबी दूरी तय करने के बाद उसने जेड मेडन पीक की ओर पीछे मुड़कर देखा। खैर, मेरे पास वैसे भी रोमांटिक मामलों के लिए समय नहीं है। जियांग चेन जानता था कि उसकी सीनियर सिस्टर के साथ उसका रिश्ता अब टूट चुका है और इसके जारी रहने की कोई संभावना नहीं है। डॉट 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 जियांग चेन के सेंट इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होने से एक दिन पहले उन्हें संप्रदाय प्रमुख से मिलने के लिए बुलाया गया। वह दाव हॉल पहुंचा, दरवाजा खोला और पाया कि अंदर का लेआउट उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। वहां केवल एक छोटा सा सामने का हॉल था, जिसके दोनों ओर एक एक छोटा दरवाजा था। बाएं वाले दरवाजे से जाओ और मेरी दिव्य चेतना का अनुसरण करो। सु शियुई की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। जियांग चेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और दरवाजे से अंदर चला गया, जहां वह एक बंद घुमावदार रास्ते पर पहुंच गया। थोड़ी देर चलने के बाद भी उसे गे की आवाज सुनाई दे रही थी। यह मार्ग हर खंड पर बदलता रहता है, यदि कोई आपका मार्गदर्शन न करे तो आप जीवन भर भटकते रह सकते हैं। जियांग चेन चौंक गया, लेकिन सौभाग्य से कुछ ही समय बाद उसकी आंखों के सामने एक दरवाजा प्रकट हो गया। उसने उसे जोर से धक्का देकर खोला और अचानक तेज रोशनी से वह असहज हो गया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया और एक अद्भुत दृश्य देखा। दरवाजे के बाहर एक चट्टान थी और दूर तक भव्य पहाड़ और नदियां फैली हुई थीं। बादलों का एक अंतहीन सागर था और आकाश के दूसरी ओर डूबता हुआ सूरज उसी ऊंचाई पर था जहां वह था। चट्टान के किनारे पर एक मंडप बनाया गया था। सु शियुई एक पत्थर की मेज के पास बैठी थी और उसे हाथ हिला रही थी। जियांग चेन चलकर वहां पहुंचा और उसने मेज पर शराब के कई जार और एक असाधारण दाव धार्मिक अभ्यास ग्रंथ पाया। आप अब तक मिले सबसे जुझारू व्यक्ति हैं। 10,000 राक्षसों के क्षेत्र से बाहर आना वास्तव में प्रभावशाली है, सु शियुई ने कहा। अध्याय 233 सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज। गुरु तो सचमुच गुरु हैं। अन्य वरिष्ठ जियांग चेन के सामने 10,000 जानवरों के क्षेत्र का जिक्र करने से बहुत सावधान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जियांग चेन बचाव प्रदान न करने के लिए स्कूल को दोषी ठहराएगा। तो गुरुजी को मुझ पर भरोसा नहीं था, जियांग चेन ने लापरवाही से कहा। सु शियुई ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप स्कूल को दोषी मानते हैं कि उसने आपको नहीं बचाया? समय पर वापस न लौट पाने में स्कूल की कोई गलती नहीं थी। स्कूल द्वारा मुझे बचाना दयालुता होती, मुझे न बचाना समझ में आता है, जियांग चेन ने कहा। सु शियुई इन शब्दों से बहुत आश्चर्यचकित प्रतीत हुई और उसने जियांग चेन को बैठने और बात करने का इशारा किया। क्या आपको पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? सु शियुई ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि वे मुझे तियांदाओ संप्रदाय की मूलभूत मार्शल आर्ट या साधना तकनीक सिखाने के लिए आए हैं, जियांग चेन ने मजाक में कहा। नहीं, इसमें कोई मार्शल आर्ट या साधना तकनीक नहीं है। इसका उद्देश्य आपको जवाबदेह बनाना है।
इस बिंदु पर सुशियुई का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने सख्ती से कहा, तियानदाओ संप्रदाय और महान शिया शाही राजवंश एक ही स्थान पर सहअस्तित्व में थे। उस समय शाही राजवंश द्वारा अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का कारण भी तियानदाओ संप्रदाय ही था। निंग हाओटियन की राजकुमारी क्रिम्सन मून के साथ सगाई तियानदाओ संप्रदाय और शाही राजवंश के बीच एक गठबंधन है। निंग हाओटियन को वरिष्ठ परिषद द्वारा गुरु नियुक्त किया गया है। अगर आप उनसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने तीसरे राजकुमार की हत्या कर दी। अगर आप गुरु बन जाते हैं तो क्या इससे शाही राजवंश के साथ तुरंत युद्ध नहीं छिड़ जाएगा? अचानक हुए हमले ने उसे चौंका दिया। जियांग चेन शराब का गिलास नीचे रखना भूल गया था जो उसने उठा रखा था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तियानदाओ संप्रदाय ने पहले ही एक गुरु नियुक्त कर दिया है, और न ही उन्हें सु शियुई से ऐसी बात कहने की उम्मीद थी। उसका क्या मतलब था? क्या वह उसे कठिनाई के सामने पीछे हटने और स्वेच्छा से पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता था? या फिर क्या तियानदाओ संप्रदाय और ब्लैक ड्रैगन सिटी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और पवित्र संस्थान जाने से पहले ही उसे खत्म करने का इरादा रखते थे? जियांग चेन की बुद्धिमत्ता के बावजूद भी उसे यह नहीं पता था कि क्या करना है या स्थिति को कैसे संभालना है। हा 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 हा। जियांग चेन की प्रतिक्रिया देखकर सु शियुई अचानक जोर से हंस पड़ी, एक अजीब सी हंसी जिसमें थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरु बनने की उम्मीद मत रखना, सु शियुई ने कहा। जियांग चेन ने एक पल सोचा और पूछा, क्या निंग हाओटियन को पता है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है? तुम मुख्य बिंदुओं को समझने में माहिर हो। उसे अभी तक पूरी तरह से यकीन नहीं है, सु शियुई ने कहा। जियांग चेन ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, गुरुजी ने मुझे आज यहाँ बुलाकर वास्तव में क्या मतलब निकाला है? वरिष्ठ परिषद निंग हाओटियन का समर्थन करती है। मैं आपका समर्थन करती हूँ, अन्यथा मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों बताती? सु शियुई ने ऐसे कहा मानो ये बात स्पष्ट हो। गुरुजी मेरा समर्थन क्यों करते हैं? जियांग चेन को उनकी बात पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम्हें किसी साजिश का शक है? सु शियुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आमतौर पर बेबाक और बिंदास रहने वाला सु शियुई अचानक गंभीर हो गया, जिससे उसकी छिपी हुई तीक्ष्णता सामने आ गई और जियांग चेन पर काफी दबाव पड़ गया। हाँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो गुरु के समर्थन के लायक है? जियांग चेन ने कहा, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। यह क्या है? सु शियुई को कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से शराब का एक घूंट लिया और फिर जियांग चेन की अधीर निगाहों के नीचे उसने कहा, क्या तुम अपने पिता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो? बिल्कुल। तो क्या आप जानते हैं कि आपके पिता का मामला न केवल नानफेंग रिज और ब्लैक ड्रैगन सिटी से जुड़ा है, बल्कि शाही राजवंश आपके पिता का इस्तेमाल हेवनली विंड ताओइस्ट को धमकाने के लिए एक हथियार के रूप में करना चाहता है? यह जियांग चेन चौंक गया। इतना बड़ा झटका! अगर वह होशियार न होता तो शायद प्रतिक्रिया ही न दे पाता। तुरंत ही उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि यह सच है या झूठ, क्योंकि वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता था, और पूछा, क्या गुरु का मतलब यह है कि आपका शत्रु भी शाही राजवंश है? तुम बहुत होशियार हो, सु शियुई ने उदारतापूर्वक स्वीकार करते हुए कहा। यदि आप ब्लैक ड्रैगन सिटी से निपटना चाहते हैं तो शाही राजवंश भी आपसे निपटना चाहेगा। तीसरे राजकुमार की हत्या के बाद उनके पास ऐसा करने के और भी पुख्ता कारण हैं। मुझे पता है। जियांग चेन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। ये वह जवाब नहीं था जो वह चाहता था। आप किंगफेंग माउंटेन विला और ड्यूक के निवास के बारे में जानते हैं, है ना? सु शियुई भी समझ गई और उसे सब कुछ बताने का इरादा रखती थी। जियांग चेन ने भौहें चढ़ाईं और बड़ी मुश्किल से कुछ यादों से प्रासंगिक जानकारी ढूंढ पाए। किंगफेंग माउंटेन विला कभी महान शिया राजवंश की एक आधिकारिक सेना हुआ करती थी, जो अपनी तलवारबाजी की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थी। इसके शिष्य गुएई तलवार संप्रदाय के शिष्यों से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। ड्यूक के निवास को समझना स्वाभाविक रूप से आसान है, महान जिया सम्राट के चाचा। इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ते हुए जियांग चेन की सांसें थम गईं। दशकों पहले किंगफेंग माउंटेन विला और ड्यूक का निवास स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। एक चाकू विशेषज्ञ ने अकेले ही दोनों प्रमुख बलों के सभी मास्टर्स का संहार कर दिया। ये चाकू विशेषज्ञ महान जिया राजवंश की सबसे वांछित सूची में शीर्ष पर बना हुआ है, जिस पर सबसे अधिक इनाम है, लेकिन इस चाकू विशेषज्ञ की असली पहचान अभी भी अज्ञात है। जियांग चेन की नज़र पत्थर की मेज पर रखे चाकू पर पड़ी। उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे यह चाकू किसी गहरे अर्थ में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। जी हाँ, मैं ही हूँ चाकू विशेषज्ञ, महान शिया राजवंश की वांछित सूची में सबसे ऊपर।
अब क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? सु शियुई ने कहा। विश्वास करना एक बात है, समझना दूसरी। कृपया पूरी कहानी समझाएं, गुरुजी, जियांग चेन ने कहा। ठीक है। सु शियुई ने बेबसी से कंधे उचकाए, फिर शराब का एक और बड़ा घूंट गटकते हुए कहा, इसके लिए एक कहानी सुनानी होगी। क्या आप सुनने को तैयार हैं? हाँ, जियांग चेन ने सिर हिलाया। तो सु शियुई ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। सु शियुई के तियांदाओ संप्रदाय के प्रमुख बनने से पहले वह एक कुलीन परिवार के युवा प्रमुख थे। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि मेरे परिवार की स्थापना वरिष्ठ परिषद के सदस्यों में से एक मेरे पूर्वज द्वारा की गई थी। तो जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे पिता मुझे साधना करने के लिए क्यों मजबूर करते थे। मुझे पता था कि ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन खाने और सोने के अलावा फुर्सत का एक पल भी क्यों नहीं मिलता था। जैसे जैसे वह बोल रहा था, सु शियुई को मानो उसके बीते हुए उन वर्षों की याद आ रही थी। उसके होठों के कोने पर एक मोह और लालसा भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस समय किसी को वह जवानी कितनी भी नापसंद क्यों न रही हो, पीछे मुड़कर देखने पर ही एहसास होता है कि वह सबसे खूबसूरत याद थी। जब मेरे राज्य ने प्रमुख उपलब्धि प्राप्त कर ली तो मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि मेरे पिता ने मुझे अग्नि क्षेत्र के तलवार संत के अधीन प्रशिक्षु बनने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय मैं अपने भाग्य को इस तरह नियंत्रित और हावी होते हुए सहन नहीं कर सका और मैंने चुपचाप विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने तलवार संत के साथ तलवार चलाने का अभ्यास करने के लिए अपने दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह। उसने जियांग चेन के बाएं हाथ पर नजर डाली। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जियांग चेन बाएं हाथ से तलवारबाजी करता था। मेरे गुरु को तलवार संत कहा जाता है, लेकिन असल में वे एक चिड़चिड़े बूढ़े व्यक्ति हैं। मैं उनका पहला शिष्य था। कुछ समय बाद ही मेरा मूर्ख छोटा भाई प्रकट हुआ। वह बेहद जिद्दी युवक था। वह उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी के पास प्रशिक्षु बनना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि वह उतना प्रतिभाशाली नहीं है और उसे वापस जाने को कहा। मुझे पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा छोटा भाई गरीब था और फटे पुराने कपड़े पहनता था। फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। लंबे समय तक घुटनों के बल बैठे रहना, इस उम्मीद में कि अपनी ईमानदारी से उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी को प्रभावित कर सकें। बेशक ये बेकार था। वह आधे साल तक घुटनों के बल बैठा रहा, यहाँ तक कि उसने एक कुत्ते का घर भी बनाया। खाने और सोने के अलावा वह हर दिन बस घुटनों के बल बैठा रहता था। मुझे पता था कि उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी के लिए ईमानदारी महज एक बेकार चीज है, पूरी तरह से निरर्थक। इसलिए मैंने उसे वापस जाने की सलाह दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके दृढ़ चेहरे को देखकर मैंने उससे कहा कि मैं उसे चाकू चलाने की तकनीक सिखाऊंगा। मुझे आज भी उस समय अपने नासमझ छोटे भाई की प्रतिक्रिया याद है। उस समय तो मुझे लगा कि उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी को पता नहीं था, लेकिन वास्तव में उसने तब से मौन रूप से इसे मंजूरी दे दी थी। मैंने चाकू चलाने का अभ्यास गंभीरता से शुरू किया क्योंकि मेरे मूर्ख छोटे भाई में असाधारण प्रतिभा थी। अगर मेरे चाकू चलाने के तरीके अच्छे नहीं होते तो वह उन्हें देखने की जहमत भी नहीं उठाता था। जल्द ही उसका कौशल मेरे कौशल के बराबर हो गया, क्योंकि मैं बाएं हाथ से चाकू चलाता था। मैंने उससे पूछा कि वह इतना जुनूनी क्यों है, और उसने कहा कि वह चाकू चलाने की तकनीकों में नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है। अध्याय 234, जुवानवू की सच्ची कला। मैं मुस्कुराया क्योंकि उस समय का शीर्ष चाकू विशेषज्ञ एक बूढ़ा व्यक्ति था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कृपान का अभ्यास गंभीरता से क्यों नहीं करता, और मैंने कहा कि मैं स्वभाव से बाएं हाथ का हूं और उस बूढ़े व्यक्ति के कृपान के मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं हूं। मेरा मूर्ख छोटा भाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने मुझसे कहा कि जब वह शीर्ष चाकू विशेषज्ञ बन जाएगा तो वह अपनी जान देकर मेरी रक्षा करेगा। उस समय एक नियम था, अपने क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किए बिना व्यक्ति को केवल मार्शल आर्ट से ही प्रतिस्पर्धा करनी होती थी। तलवार संत की उपाधि जीतने के लिए लोग प्रतिदिन उस बूढ़े व्यक्ति को चुनौती देते थे। उस बूढ़े आदमी का स्वभाव तो बहुत गुस्सैल था, लेकिन तलवार चलाने की उसकी तकनीक सचमुच अद्भुत थी। जो भी उसे चुनौती देने आता अपनी जान जोखिम में डाल देता था। सालों बीतने के बाद आखिरकार एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति का सामना अब तक के सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी से हुआ। अनुमान लगाए वह कौन था? जियांग चेन ने ध्यान से सुना और बिना सोचे समझे बोल पड़ा, आपका छोटा भाई। जब लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो ये सचमुच उबाऊ होता है। सु शियुई ने कड़वी मुस्कान दी, शराब का बर्तन एक ही घूंट में खाली कर दिया और उसका स्वर भावुक हो गया। मेरे मूर्ख छोटे भाई ने कई वर्षों तक तलवारबाजी का अभ्यास किया और उस बूढ़े व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोला, न तो उनकी लड़ाई की शुरुआत से लेकर अंत तक और न ही उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के बाद। उस बूढ़े आदमी की मौत मेरे मूर्ख छोटे भाई के हाथों हुई।
मरने से पहले उसने अपनी तलवार उसे सौंप दी। बिना किसी द्वेष के जीवन मरण का संघर्ष करना ही सबसे शक्तिशाली चाकू विशेषज्ञ का भाग्य है। उस बूढ़े ने स्वेच्छा से मेरे मूर्ख छोटे भाई के हाथों अपनी जान दे दी और उसने तलवार से अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। लेकिन दुनिया उस बूढ़े आदमी पर हंसी उड़ाती थी, कहती थी कि उसने 2 शिष्यों को शरण दी थी, एक निकम्मा था और दूसरे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। एक पीढ़ी के तलवार संत की मृत्यु के बाद वह कुछ भी नहीं रह गया था। उसके बाद मैं और मेरा मूर्ख छोटा भाई अलग हो गए। मेरा मूर्ख छोटा भाई हर जगह घूमता रहा और अपना नाम कमाता रहा, जबकि मैं, तलवार संत का सबसे बड़ा शिष्य, घर लौट आया और उस आरामदेह जीवन को जीने लगा जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। कुछ ही वर्षों में मेरा मूर्ख छोटा भाई युवा तलवार संत बन गया, जिसने अग्नि क्षेत्र के सभी मार्शल आर्ट मास्टर्स को पराजित कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसने कई लोगों को नाराज भी किया, लेकिन शुक्र है कि लोगों को लगा कि हमारे बीच गहरी दुश्मनी है, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकाला। कई लोग तो मेरे पास पंथ को सुधारने के लिए भी आए, लेकिन मेरी बाएं हाथ से तलवार चलाने की तकनीक देखने के बाद वे सब सीधे चले गए। किसी को नहीं पता था कि हर जीत के बाद मेरा मूर्ख छोटा भाई मेरे पास आएगा और मुझसे बात करेगा। आमतौर पर वह सारी बातें खुद ही करता था, ये कहता था कि उसने किसी शक्तिशाली दुश्मन को हरा दिया है, और फिर अफसोस जताता था कि उसकी तलवार उतनी तेज नहीं थी, और सोचता था कि गुरुजी ने क्या किया होता। पिछली बार वह मुझे ये बताने आया था कि वह किनफेंग माउंटेन विला के सबसे वरिष्ठ शिष्य के साथ मुकाबला करने जा रहा है। उस समय मैंने केवल यही सोचा था कि यह एक बहुत ही साधारण मैच होगा, कि वह जीत जाएगा और फिर वापस आकर अपने प्रतिद्वंद्वी की बेकारता के बारे में शिकायत करेगा। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आखिरी बार होगा। मेरा मूर्ख छोटा भाई जीत गया और वह आसानी से जीत गया, लेकिन किनफेंग माउंटेन विला हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने शाही चाचा के महल के साथ गठबंधन किया और महान जिया सम्राट को बताया कि मेरे मूर्ख छोटे भाई के हाथ में जो कृपाण है वह तलवार संत की कृपाण है, जो अग्नि क्षेत्र की नंबर 1 कृपाण है, और सम्राट उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। यहीं पर मेरे मूर्ख छोटे भाई ने मूर्खता की। अगर वह बूढ़ा आदमी होता तो वह बहुत पहले ही तलवार भेज देता और फिर पैसे की मांग करता। लेकिन मेरे मूर्ख छोटे भाई ने कृपाण सौंपने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि यह गुरुजी की कृपाण है, और उसने उन सभी सैनिकों को मार डाला जिन्होंने इसे छीनने की कोशिश की। उसके बाद घेराबंदी, पीछा करना और नरसंहार हुआ, बार बार, जब तक कि वह तीरों से छलनी नहीं हो गया और सम्राट ने तलवार छीन ली। हैरानी की बात यह है कि सम्राट ने तलवार को एक तरफ फेंकने से पहले मुश्किल से ही उसकी ओर देखा। मेरे मूर्ख छोटे भाई की जिंदगी यूं ही बीत गई। सु शियुई ने शराब का एक और बर्तन खोला, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। मैंने गुरुजी की तलवार वापस ले ली, उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और सबसे पहले किनफेंग माउंटेन विला के सभी लोगों को मार डाला। फिर मैंने शाही चाचा के महल के सभी लोगों को मार डाला। वह खड़ा हुआ, दोनों हाथ मेज पर रखे और बोला, मैं भी स्वर्ण सिंहासन कक्ष की ओर कूच करूंगा और उस कुत्ते सम्राट का सिर काट दूंगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आ गया। जियांग चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काफी देर बाद उसने कहा, क्या किसी को पता नहीं था? हाँ, लोग सोचते थे कि मैं तुम्हारी तरह बाएं हाथ से लिखता हूं। मेरे मूर्ख छोटे भाई ने गुरुजी की हत्या कर दी थी और उस समय उनकी लाश को भी कृपा करके मेरे घर भेज दिया गया था। जियांग चेन, मैं तुमसे पूछती हूं, अगर सम्राट तुम्हारी तलवार देखना चाहे तो तुम क्या करोगे? सु शियुई ने अचानक उसकी ओर देखा। इससे पहले कि जियांग चेन कुछ बोल पाता, सु शियुई ने आगे कहा, क्या मेरा मूर्ख छोटा भाई बहुत मूर्ख नहीं है? नहीं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हर किसी में इतना साहस नहीं होता, जियांग चेन ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने तीसरे राजकुमार को सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी, सु शियुई ने कहा। मेरे लिए वह साहस नहीं था, मुझे पवित्र अकादमी के पूज्य गुरु का समर्थन प्राप्त था। आपके छोटे भाई, वह साहस था, जियांग चेन ने कहा। अब आपको समझ आ गया होगा, है ना? मैं समझता हूँ। जियांग चेन ने सिर हिलाया। सु शियुई ने आज ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसने तीसरे राजकुमार की हत्या कर दी थी। तियानदाओ संप्रदाय की शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार जब वरिष्ठ परिषद को मेरे इरादों का पता चल जाएगा तो वे मुझे संप्रदाय के प्रमुख पद से हटा देंगे। हमें क्या करना चाहिए? जियांग चेन ने पूछा। पिछले कई वर्षों में मैंने ड्रैगन डोमेन में एक मजबूत सेना स्थापित की है। ये दशकों से विकसित हो रही है और अब तक इसका अच्छा खासा विस्तार हो जाना चाहिए था। ओह, तुम ड्रैगन डोमेन जाओ, उस पर कब्जा करो और जब तुम वापस आओ
तो ब्लैक ड्रैगन सिटी पर हमला करो, जिससे यह महान जिया राजवंश का लाभ उठाने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाए। इस बिंदु पर अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। अब बस जियांग चेन के रुख का इंतजार था। जियांग चेन ने ज्यादा सोचे बिना कहा, संप्रदाय के गुरु ने स्पष्ट कर दिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। संप्रदाय के गुरु की मदद के बिना महान शिया राजवंश मेरे पिता को बचाने में बाधा डालेगा। इस मामले में जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे मार डालूंगा। अच्छा, सु शियुई ने मेज पर रखी तलवार उसे सौंपते हुए कहा, यह उस बुरे आदमी की तलवार है। मैंने इसे पिघलाकर फिर से गढ़ा है। ड्रैगन डोमेन की सेनाओं में इस तलवार को देखना मुझे देखने के समान है। क्या संप्रदाय के गुरु चाहते हैं कि मैं इस तलवार का इस्तेमाल उन्हें एकजुट करने के लिए करूं? जियांग चेन ने पूछा। यह इतना आसान नहीं है। मैंने जो बल स्थापित किया है वह तलवार के प्रति वफादार है, लोगों के प्रति नहीं। जब मैंने पद छोड़ा तो मैंने इसे कार्यवाहक नेता को सौंप दिया था। हाल के वर्षों में मैंने देखा है कि वह मुझे हटाने की योजना बना रहा है। अगर आप तलवार लेकर वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। जियांग चेन दंग रह गया, उसे ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं थी। ये तुम्हारी चुनौती भी है। इतनी आसानी से इतनी शक्तिशाली शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है ना। साथ ही मैं तुम्हें कृपान चलाने की तकनीक सिखाऊंगा। इस तरह तुम मेरे छोटे भाई बन जाओगे। जियांग चेन अपनी पहचान में आए बदलाव से अभी भी हैरान था जब उसने सु शियुई को ये कहते सुना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा हाल मेरे दूसरे छोटे भाई जैसा नहीं होगा। जियांग चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार लंबे विराम के बाद उसके मुंह से एक अपशब्द निकल गया। हा 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 हा। सु शियुई को गुस्सा नहीं आया, वह दिल खोलकर हंस पड़ा। अगली रात जियांग चेन को ब्लैक मून नामक कृपान प्राप्त हुआ और उसने असीमित कृपान तकनीक हासिल कर ली। अगर तुम कृपान चलाने की तकनीक का अंतिम अभ्यास कर लो तो तुम इस कृपान का इस्तेमाल करके मेरी सेनाओं को आदेश दे सकते हो, सु शियुई ने कहा। ओह, जियांग चेन बहुत उत्सुक था। मार्शल आर्ट में महारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसकी सीमाएं उसके दायरे तक ही सीमित रहती हैं। शायद अंतिम रूप में महारत हासिल करने से भी वह केवल दिव्य यात्रा क्षेत्र में ही पहुंच पाएगा। उसे आदेश देने की शक्ति कहां से मिलेगी? हालांकि उसने पूछा नहीं। इसका जवाब तलवार चलाने की तकनीक में ही मिल जाएगा। जाओ, तुम्हारी उम्र में ड्रैगन डोमेन जैसी जगह तुम्हारे लिए वाकई उपयुक्त है। वैसे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। सु शियुई की आवाज धीमी थी, आंखें गंभीर थीं, जो किसी गंभीर मामले का संकेत दे रही थीं। निंग हाओटियन ने पहले 8 विपत्तियां और 6 सामंजस्य का अभ्यास करके टोंगटियन क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया था। इस बार उसे जो विरासत मिली है वह कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी मामूली किरदार द्वारा नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने विरासत से गहन कछुआ कौशल प्राप्त किया है, जो गहन साधना तकनीक और मार्शल आर्ट का संयोजन है। 8 विपत्तियां और 6 सामंजस्य के साथ मिलकर एक बार सफल होने पर उनके किंगयुन रैंकिंग में शामिल होने की बहुत अधिक संभावना है। तब तक यदि आप अभी भी निंग हाओटियन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, तो वह आपके चिक्सियाओ शिखर और नानफेंग रिज को निशाना बनाएगा। समझ गया। जियांग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। निंग हाओटियन इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह अपनी सभी 9 दिव्य नारियों को ठीक होने दे और फिर उसे दायरे में उससे आगे निकलने दे। अब तक उसने जो धैर्य रखा था उसका कारण ये था कि वह अपनी शक्ति को उस स्तर तक बढ़ा ले जहां उसे उससे निपटने में किसी प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उसे परिणामों की चिंता न करनी पड़े। एक बार जब वह किंगयुन रैंकिंग में शामिल हो गया तो वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। जब आप अगली बार लौटेंगे तो संभवतः वही क्षण होगा जब आपके भाग्य का अंत होगा, सु शियुई ने कहा। अध्याय 235 पवित्र प्रांगण की ओर प्रस्थान। तियानवांग चोटी के शिखर पर एक ऊंची, पूरी तरह से लकड़ी की इमारत थी, जिसमें कई परतें थीं जो बादलों तक फैली हुई थीं। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपनी यात्रा से लौटे निंग हाओटियन खिड़की के बाहर खड़े थे। 1000 झांक की इस ऊंचाई से वे नीचे के सभी पहाड़ों को देख सकते थे, जिससे उनके मन में महत्वाकांक्षा की प्रबल भावना जागृत हो गई। विशेषकर जब उसने इस यात्रा से होने वाले लाभों के बारे में सोचा तो उसका दिल बेचैन हो गया और उसने इच्छा व्यक्त की कि वह तुरंत एकांत में जाकर साधना कर सके। लेकिन उससे पहले उसे अभी भी एक व्यक्ति से मिलना था, अपनी माँ सु क्वान से। पैगोडा से निकलकर सु क्वान को तियानदाओ संप्रदाय पहुंचने में कुछ दिन लगे। निंग हाओटियन की मां होने का दावा करते हुए वह आसानी से तियानवांग शिखर पर पहुंची और उस विशाल इमारत पर चढ़ गई। मां, क्या हो रहा है? निंग हाओटियन ने सु क्वान के चेहरे पर अभी भी हथेली का निशान देखा और वह क्रोधित हो गया। ये सब उस छोटे शैतान की वजह से है।
ये कहते हुए सू क्वान भी गुस्से से भर उठा। जियांग चेन, मैं उसे जान से मार डालूंगा। निंग हाओटियन ने कहा कि वह जियांग चेन से हिसाब बराबर करने के लिए चिक्सियाओ चोटी पर जा रहा था, लेकिन सू क्वान ने उसे रोक दिया। मैंने हमेशा जियांग चेन को बर्दाश्त किया है, लेकिन जब मेरी माँ का इतना अपमान हो रहा है तो मैं कैसे उदासीन रह सकता हूँ। इसके अलावा जियांग चेन दूसरों को धमकाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का शौकीन है। उसने गुरु को भगा दिया और गुरु पर अपने शिष्य के कुलवासियों की रक्षा न करने का आरोप लगाया। माँ भी मेरी रिश्तेदार है और इस बार तियानदाओ संप्रदाय उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। निंग हाओटियन ने ठंडे स्वर में कहा, यह बेकार है। जब मैं आया था तो मैंने लोगों को कहते सुना था कि वह पहले ही रवाना हो चुका है। उसे अब पवित्र अकादमी के रास्ते में होना चाहिए, सू क्वान ने कहा। तो मैं ब्याज के तौर पर उसके रिश्तेदारों से हिसाब लूंगा। निंग हाओटियन किसी भी कीमत पर इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। उसके हावभाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह गांव यूए से मुसीबत मोल लेने वाला है। तभी सू क्वान को तियानजी पवेलियन से मिली जानकारी याद आए और वह अजीब तरह से बेचैन हो गया। उसकी हैसियत क्या है और तुम्हारी हैसियत क्या है? सिर्फ वो छोटा दरिंदा ही किसी दूसरे की मां पर हमला करने जैसा काम कर सकता है। हाओटियन, तुम्हें इतना नीच नहीं गिरना चाहिए, सू क्वान ने कहा। इससे वाकई निंग हाओटियन रुक गया और काफी देर सोचने के बाद उसने अनिच्छा से हाथ हिलाया। माँ, निश्चिंत रहें। एक बार जब मैं गहन कछुआ कौशल में महारत हासिल कर लूंगा तब तक जियांग चेन और उसके कबीले के लोग महत्वहीन हो जाएंगे। तियानदाओ संप्रदाय के भीतर कार्रवाई करना भी कोई समस्या नहीं होगी, निंग हाओटियन ने आत्मविश्वास से कहा। सू क्वान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाओटियन, शाही राजवंश ने निर्देश दिया है, जब तक तुम किंगयुन रैंक में शामिल हो जाते हो, हमें नानफेंग रिज से निपटने की अनुमति दी जाएगी और हम स्वर्गीय पवन ताओवादी के प्रकोप को सहन करेंगे। बोलने के बाद उन्होंने कहा, तीसरे राजकुमार का सार्वजनिक रूप से सिर कलम करना, क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि शाही परिवार एक नर्म फल है? यही तो शक्ति का लाभ है। व्यक्ति जितना बलवान होता है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। शाही दामाद होने के नाते शाही राजवंश स्वाभाविक रूप से मुझे महत्व देता है। हाओटियन, तुम कितने समय तक एकांतवास में रहोगे? सू क्वान ने कहा। अगर 9 स्वर्गों की दिव्य मध्याह्न रेखा अभी भी अक्षुण्ण होती तो इसमें 3 या 4 महीने लगते। अब जबकि केवल 3 दिव्य मध्याह्न रेखाएं बची हैं तो इसमें कम से कम 2 गुना समय लगेगा और यह अनिश्चित है कि उस दौरान दिव्य मध्याह्न रेखा फिर से गायब हो जाएगी या नहीं। इस बारे में बात करते हुए निंग हाओटियन बहुत अनिच्छुक और क्रोधित था। ये काफी है। वैसे भी जियांग चेन होली एकेडमी में सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगा। सू क्वान ने उसे प्रोत्साहित किया। सू क्वान ने अचानक निंग हाओटियन के चेहरे को गौर से देखा, उसकी संतुष्टि और भी गहरी हो गई। उसने कहा, हाओटियन, जियांग चेन और नानफेंग रिज तो छोटी मोटी बातें हैं। इस जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा ड्रैगन डोमेन, पवित्र नगरी में वापस लौटना है, न कि इस ग्रामीण इलाके में समय बर्बाद करना। अग्नि क्षेत्र से उसका विवाह, 9 स्वर्ग महाद्वीप के मुख्य क्षेत्र को छोड़कर जाना उसके दिल में एक गांठ की तरह था और उसने इतने वर्षों से वापस लौटने का सपना देखा था। माँ, इसे मुझ पर छोड़ दो। निंग हाओटियन उसकी इच्छा जानता था और उसे अपनी पूरी ताकत से पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ... जैसा कि सू क्वान ने कहा, जियांग चेन पहले ही तियानदाओ संप्रदाय छोड़कर रवाना हो चुका था। उन्हें विदाई देने के लिए कोई नहीं आया क्योंकि उन्हें बिछड़ने का दुख पसंद नहीं था। उसका सारा सामान उसके स्टोरेज रिंग में रखा था, कमर पर केवल एक चाकू बंधा था। बायलिंग अभी भी फुर्तीली थी, कभी आगे दौड़ती, कभी उसके पीछे चक्कर लगाती। एक व्यक्ति और एक बाघ, वे आसमान पूरी तरह से उजाला होने से पहले ही रवाना हो गए। राजधानी के चौक में 3 दिन पहले जियांग चेन और तीसरे राजकुमार के बीच हुए युद्ध के परिणामस्वरूप बने बड़े गड्ढे को भर दिया गया था और उस पर साफ सुथरे नीले पत्थरों से फर्श बना दिया गया था। वहां एक विशालकाय यांत्रिक पक्षी खड़ा था जिसका प्रत्येक भाग वर्गाकार था, जिसे जोड़कर एक पक्षी बनाया गया था जो जियांग चेन द्वारा पहले देखे गए यांत्रिक जानवरों जितना यथार्थवादी नहीं था। हालांकि उस विशालकाय यांत्रिक पक्षी की आंतरिक कार्यप्रणाली अन्य यांत्रिक जीवों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। जियांग चेन कुनपेन की शक्ति को महसूस कर सकता था और उस दृश्य की कल्पना कर सकता था जब वह अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता है, जो कि बिल्कुल शानदार होगा। पास पहुंचने पर जियांग चेन ने देखा कि पक्षी की पीठ पर काफी लोग बैठे हुए थे। उसे लगा था कि वह जल्दी आ गया है, लेकिन उसे पता चला कि वह आखिरी व्यक्ति था।
पवित्र अकादमी के आदरणीय गुरु और 5 अन्य लोग पहले से ही इस पर सवार थे। उनके आने पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की। पवित्र अकादमी के पूज्य गुरु को छोड़कर बाकी 5 थोड़े घबराए हुए और असहज महसूस कर रहे थे। ऊपर आ जाओ, पवित्र अकादमी के आदरणीय गुरु ने कहा। जियांग चेन ने सिर हिलाया और बाय लिंग के साथ ऊपर चला गया। तुम अपने साथ एक युद्ध पालतू जानवर भी लाए हो? लू फी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बाय लिंग उड़ सकती है और हमारा पीछा कर सकती है, जियांग चेन ने कहा। मेरा मतलब यह नहीं था कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले पालतू जानवरों का जिक्र नहीं हो सकता। लू फी ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया। बाकी लोग मन ही मन समझ गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जियांग चेन बाय लिंग को पवित्र अकादमी में ला रहा था। उस विचित्र और पवित्र स्थान पर एक युद्ध पालतू जानवर न केवल परेशानी का कारण बनेगा, बल्कि मुसीबत खड़ी करने की भी पूरी संभावना थी। कोई बात नहीं, पवित्र अकादमी के पूज्य गुरु ने कहा। सभी 6 उपस्थित होने पर यांत्रिक विशालकाय पक्षी के पंख फड़फड़ाने लगे और बहुत कम समय में भयानक पवन शक्ति संघनित हो गई। जैसे ही पक्षी के पंख फड़फड़ाए, वह विशालकाय यांत्रिक पक्षी जमीन से उड़ान भरकर सीधे ऊंचे आकाश में चला गया। परिणामस्वरूप मरम्मत किए गए वर्ग में कई नई दरारें पड़ गईं। एक बार हवा में पहुंचने के बाद वह विशालकाय यांत्रिक पक्षी आश्चर्यजनक गति से उड़ने लगा। इधर उधर मत देखो, पक्षी की पीठ एक विशेष सुरक्षा कवच से सुरक्षित है, इसलिए तुम इस गति से टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी आंखें इसका साथ नहीं दे पाएंगी, पवित्र अकादमी के पूज्य गुरु ने कहा। इस वाक्य ने उन 6 लोगों को चौंका दिया। किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े करने के लिए गति कितनी तेज होनी चाहिए? जब तक हमारे पास ये समय है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पवित्र अकादमी के पूज्य गुरु ने कहा। उन 6 ने एक दूसरे की ओर देखा। वे पूछने के लिए उत्सुक थे, लेकिन किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ, हम आपको क्या कहकर पुकारें? हम आपको वरिष्ठ और आदरणीय कहकर नहीं पुकार सकते। लू फी हमेशा की तरह उतावले अंदाज में सबसे पहले बोले। पवित्र अकादमी के आदरणीय गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे लॉर्ड नैन कह सकते हैं। आदरणीय गुरु को इतना सहज देखकर वे निश्चिंत हो गए। शेन हुआन ने एक सामान्य सा प्रश्न पूछा, वरिष्ठ नान जी, पवित्र अकादमी जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? होली एकेडमी के नियमों का पालन करें, बात इतनी ही सरल है। साथ ही सीनियर शब्द का प्रयोग बंद कर दें, यह अटपटा लगता है, लॉर्ड नैन ने कहा। भगवान नान, हम 1 साल के लिए पवित्र अकादमी में रहने वाले हैं। क्या हम सचमुच टोंगटियन क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं? शेन हुआन ने फिर पूछा। उनके 2 सवालों से दूसरों को उनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता का आभास हुआ। जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि पवित्र अकादमी में टोंगटियन क्षेत्र सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, लॉर्ड नान ने कहा। क्या टोंगटियन क्षेत्र सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है? तो फिर क्या है? शेन हुआन और भी सवाल पूछने के लिए बेचैन था, लेकिन उसे लगा कि यह उचित नहीं है, इसलिए वह चुप रहा। लॉर्ड नैन, हम 1 साल के लिए होली एकेडमी में रहेंगे। क्या उस दौरान कोई मूल्यांकन होगा? राजकुमारी क्रिम्सन मून ने कहा। अध्याय 236, पवित्र न्यायालय, हम यहाँ हैं। यह सवाल रोचक था और जियांग चेन भी इसका अपवाद नहीं था। हाँ, और यह बहुत सख्त है। इसमें पाठ्यक्रम और परीक्षाएं होंगी। लॉर्ड नान ने अपने बगल में बैठे 6 युवकों पर एक नज़र डाली और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि आप संत संस्थान से ज्यादा परिचित नहीं हैं। पहले मैं संक्षेप में समझा देता हूं, उसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यही सबसे अच्छा था और उन 6 ने ध्यान से सुना। लॉर्ड नान ने विस्तार से बताना शुरू किया। प्रकृति के लिहाज से सेंट इंस्टीट्यूट संप्रदायों, गिरोहों और परिवारों जैसी शक्तियों से भिन्न है। ये कहा जा सकता है कि सेंट इंस्टीट्यूट इन शक्तियों के लाभों को मिलाकर असाधारण प्रतिभाओं का विकास करता है। सेंट इंस्टीट्यूट के शिष्यों की हर महीने एक छोटी परीक्षा, हर 3 महीने में एक बड़ी परीक्षा और हर 6 महीने में एक मूल्यांकन होता है, और उनकी प्रगति की व्यापक रूप से निगरानी की जाती है। यह उतना आरामदेह नहीं हो सकता था जितना जियांग चेन तियांदाओ संप्रदाय में था, जहां वह जब चाहे साधना कर सकता था। 1 वर्ष का उन्नत अध्ययन, न छोटा न लंबा। सेंट इंस्टीट्यूट आप में से प्रत्येक के लिए आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा। इसलिए संत संस्थान में आपके लिए टोंगटियन क्षेत्र एक बहुत ही सामान्य परिणाम है। आप गठन, रसायन शास्त्र या मार्शल आर्ट में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने की पूरी संभावना रखते हैं। लॉर्ड नान के शब्दों ने सेंट इंस्टीट्यूट के रहस्यमय पर्दे को हटा दिया और वे 6 लोग अब पहले की तरह हैरान नहीं थे।
अगर हम पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो क्या हमें वापस भेज दिया जाएगा? शेन हुआन ने पूछा। यह सवाल स्पष्ट रूप से एक अलंकारिक प्रश्न था। लॉर्ड नैन मुस्कुराए और यही उनका जवाब था। लॉर्ड नान, मेरा एक प्रश्न है। सेंट इंस्टीट्यूट के उन्नत शिष्यों की भर्ती आमतौर पर विशेष कारणों से ही की जाती है। इस बार ऐसा क्यों है? जियांग चेन ने अचानक पूछा। अन्य प्रश्नों की तुलना में ये प्रश्न बहुत तीखा था। शेन हुआन और अन्य लोग संत संस्थान जाने की खुशी और उत्साह में डूबे हुए थे और उन्होंने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। अब जब जियांग चेन ने इस मुद्दे को उठाया तो उन सभी ने प्रतिक्रिया दी। संत संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत अध्ययन कराता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र से कम 3 शिष्य होते हैं। इनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती है। इतने सारे लोग संत संस्थान की ओर क्यों आकर्षित होते हैं और संत संस्थान उन्हें बिना शर्त क्यों पोषित करता है? क्या इसका कारण यह है कि सेंट इंस्टीट्यूट स्वाभाविक रूप से महाद्वीप का संरक्षक प्रतीक है? शायद, लेकिन केवल इसी कारण पर विश्वास करना निश्चित रूप से मूर्खता होगी। लॉर्ड नान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस बार उन्होंने सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। मेहनत करो। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। लॉर्ड नान ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और बाकी 6 लोग पक्षी की पीठ पर ऊबकर बैठे रहे और शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आधे घंटे बाद लॉर्ड नान ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से जियांग चेन की ओर देखा। बाकी 5 ने भी उसकी नज़र का पीछा किया और तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर बाद जियांग चेन वहां बिना हिले डुले बैठी रही। उसकी सांसें सामान्य थीं और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि दिव्य चेतना से जांच करने पर पता चलता है कि उसके शरीर और आसपास की हवा की धाराओं में एक अनोखी लय थी। यहाँ तक कि लॉर्ड नान के कुछ भी कहे बिना भी उपस्थित 5 लोग अग्नि क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि जियांग चेन उस दुनिया की वायु भावना को समझ रहा था। उस विशालकाय यांत्रिक पक्षी की उड़ने की गति से उत्पन्न हवा का बल किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। ऐसे वातावरण में पवन की प्रकृति को समझने का ये वास्तव में एक उत्कृष्ट अवसर था। हालांकि वे फिलहाल सेंट इंस्टीट्यूट जा रहे थे और सभी का मूड उत्साहित और चिंतित दोनों था। भला कौन शांत होकर ऐसी बातों के बारे में सोच सकता था? ये शुएहान, जिसे भी पवन शक्ति की आवश्यकता थी, जियांग चेन के जहाज पर चढ़ने के बाद से ही उस पर चुपके से नजर रख रहा था। ये देखना चाहता था कि उन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर किस कारण से है। अब जाकर उसे बात समझ में आई। जियांग चेन सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, आंखें खोलने के बाद उसकी फसल की खुशी साफ झलक रही थी। बधाई हो, आपने पवन के लघु दाव का पूर्ण स्तर प्राप्त कर लिया है, भगवान नान ने कहा। उस थोड़े से समय में जियांग चेन ने पवन के अर्धचरण लघु दाव से पवन के लघु दाव तक पहुंचकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। धन्यवाद। जियांग चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा के झोंके से उसकी 5 उंगलियां फैलती और सिकुड़ती रहीं। तर्कसंगत रूप से पहले उसका मांस और खून फटकर उसकी हड्डियां दिखाई देनी चाहिए थीं, और फिर हवा के बल से वे सफेद हड्डियां चूर चूर हो जानी चाहिए थीं। हालांकि जियांग चेन का हाथ बिल्कुल ठीक था। इसका मुख्य कारण यह है कि गति बहुत तेज थी, जिससे मुझे पवन आशय के सार को गहराई से समझने में मदद मिली, जियांग चेन ने कहा। यह अच्छी बात है, लॉर्ड नैन ने कहा। जियांग चेन के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए अन्य लोगों ने भी समय बर्बाद नहीं किया और इस अवसर का लाभ उठाया। सभी मार्शल आर्ट और तीक्ष्ण हथियार वायु शक्ति से अविभाज्य हैं। इस स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही वे समझ सकते थे कि यह कितनी कठिन परिस्थिति थी। वे राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। हम ड्रैगन डोमेन में प्रवेश कर चुके हैं, लॉर्ड नान ने अचानक कहा, और वह विशालकाय यांत्रिक पक्षी धीरे धीरे गति घटाने लगा। अंततः उन 6 लोगों को ड्रैगन डोमेन का नजारा दिखाई देने लगा और वे देखने के लिए बाहर की ओर झुक गए। केवल क्रिम्सन मून प्रिंसेस ही एक बार ड्रैगन डोमेन जा चुकी थी, बाकी 5 के लिए यह पहली बार था। क्योंकि दोनों लोगों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, यदि उस विशालकाय यांत्रिक पक्षी की दिव्य गति न होती तो पाल वाली नाव से यात्रा करने में भी 3 महीने लग जाते। अब वे आधे दिन से भी कम समय में वहां पहुंच गए, जिससे उस विशालकाय यांत्रिक पक्षी की अविश्वसनीय गति का पता चलता है। नीचे का नजारा बेहद खूबसूरत था, जिसमें पहाड़, नदियां और घने हरे भरे जंगल मिलकर एक मनमोहक दृश्य बना रहे थे। पहले तो जियांग चेन और बाकी लोगों को लगा कि वे ड्रैगन डोमेन के किसी दर्शनीय स्थल पर आ गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ड्रैगन डोमेन का अधिकांश भूभाग इतना ही सुंदर है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की दलदली रेत भी सोने की तरह थी, जो ऊपर से देखने पर एक अनोखी सुंदरता प्रस्तुत करती थी।
हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात शहरों का उदय था। थोड़े बड़े शहरों में या तो शहर की दीवारें नहीं होती थीं, या फिर दीवारें शहर के केंद्र में होती थीं। ऐसा शहरों के विस्तार के कारण होता था। इसका मतलब ये था कि समय बीतने के साथ साथ शहरों को अब शहर की दीवारों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह गई थी। शहरों के बाहर सैकड़ों या हजारों मील लंबी कई सपाट पत्थर की सड़कें थीं, जो अन्य शहरों की ओर जाती थीं, जिन पर गाड़ियां लगातार आती जाती रहती थीं। इसके विपरीत अग्नि क्षेत्र में सबसे समृद्धशाही राजवंश महान जिया राजवंश के पास ऐसा दृश्य नहीं था। ड्रैगन डोमेन वास्तव में महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। लूफी ने हैरानी जताए बिना नहीं रह सकी, और बाकी लोगों ने भी उनकी बात से सहमति जताई। कुछ और दर्जन मिनट तक उड़ान भरने के बाद उस विशालकाय यांत्रिक पक्षी की गति फिर से काफी धीमी हो गई, जिससे ये संकेत मिला कि सेंट इंस्टीट्यूट पहुंचने ही वाला था। सभी लोग बहुत उत्साहित थे और नीचे देखने के लिए उठ खड़े हुए। अप्रत्याशित रूप से सेंट इंस्टीट्यूट एक शहर में स्थित था। लूफी और अन्य लोगों के विचारों के अनुसार सेंट इंस्टीट्यूट जैसी संस्था स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर नीचे का पूरा शहर ही सेंट इंस्टीट्यूट होता तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता। लेकिन लॉर्ड नान ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीचे स्थित शहर को सेंट सिटी कहा जाता था और सेंट इंस्टीट्यूट शहर के केंद्र में स्थित था। संत शहर का क्षेत्रफल छोटा नहीं था। महान शिया राजवंश के सभी कस्बों और यहां तक कि गांवों को मिलाकर भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। इसी वजह से इस शहर में रहने वाले लोग शायद अपने जीवन काल में कभी एक दूसरे से मिल ही न पाए। जब तक कोई बड़ा आयोजन न हो, सेंट सिटी के लोग केवल अपने अपने इलाकों में ही रहते थे। शहर में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी केवल विशेष दैनिक समाचार पत्रों से ही प्राप्त की जा सकती थी। संयोगवश तेज हवा के साथ एक फेंका हुआ अखबार हवा में उड़ गया और शेन हुआन के हाथ लग गया। वह लंबा और चौड़ा था, जिसे पूरी तरह खोलने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता थी। बाकी लोग इसके विषय वस्तु को लेकर बहुत उत्सुक थे और तुरंत उसकी ओर झुक गए। जल्द ही वे परेशान दिखने लगे। उन्हें दैनिक समाचार पत्र पर छपी बातें समझ नहीं आ रही थीं। इस पर अंकित अक्षर अग्निलोक के अक्षरों से भिन्न थे। यद्यपि अनेक अक्षरों की संरचना काफी हद तक समान थी और प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझना कठिन नहीं था, परंतु जब उन्हें एक साथ रखा गया तो वे अत्यंत अपरिचित हो गए। ओह! जियांग चेन ने पाया कि ये 500 साल पहले के संत लोक के अक्षर थे और इन्हें पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दैनिक समाचार पत्र को कई खंडों में विभाजित किया गया था, जिनमें सेंट सिटी में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की रिपोर्ट दी गई थी। अध्याय 237 कल प्रकाशित होगा और कल से ही दुकानों में उपलब्ध होगा। मुझे शुक्रवार को संपादक से एक सूचना मिली कि पुस्तक इस सप्ताहांत यानी कल से दुकानों में उपलब्ध हो जाएगी। किताबों को दुकानों में रखने का मतलब है शुल्क लेना, और मुझे पता है कि कई पाठक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे शुल्क लेने के लिए मुझे डांटेंगे, पूछेंगे कि क्या लेखक पैसों के दलदल में फंस गया है। मुझे केवल इतना ही कह सकता है कि यही जीवन है, यह एक पेशा है। एक अध्याय लिखने में 1 घंटा लगता है, उसकी कल्पना करने में 3 घंटे। एक दिन में 3 अध्याय लिखना किसी नियमित नौकरी से आसान नहीं है। मुझे 20 वर्ष की आयु का एक युवक है, जिसके माता पिता उससे बड़े हैं और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। आय के बिना उसे काम करना पड़ेगा और फिर कोई भी शेनवू क्षेत्र नहीं लिखेगा। एक कहावत है, अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े लेकिन आप नहीं चाहते कि वह घास खाए, तो यह असंभव है। एक अध्याय के लिए यदि पाठक वेबसाइट पर वीआईपी है तो एक अध्याय की सदस्यता लेने पर 15 अंक लगते हैं, जिसे संभवतः 12 अंकों तक कम किया जा सकता है, जो कि 1/5 या 1/2 के बराबर है। प्रतिदिन 3 अध्याय, लगभग 5 माह। मुझी के गहन चिंतन के दिन का यही परिणाम है। क्या ये महंगा है? ये बाव की एक बोतल 2 युआन की है, पान के एक पैकेट की कीमत 5 युआन है, वेलोन मसालेदार स्ट्रिप्स के एक पैकेट की कीमत 9 युआन 90 है, सिगरेट के एक पैकेट की कीमत। क्या ये वाकई महंगा है? मुझी के आदर्श तुदो सांशव उन सभी के पास पाठकों के समूह हैं जो उन्हें पढ़ने के लिए भुगतान करते हैं, और वे बर्फ के गोले की तरह बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुझी को पूरी उम्मीद है कि शेनवू क्षेत्र को पसंद करने वाले मित्र यही रह सकेंगे। मुझी को दया की भीख मांगना पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। लेखन में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। पाठकों का समर्थन खोना एक अथाह खाई में गिरने जैसा है। शेनवू क्षेत्र में अभी भी बहुत सी कहानियां लिखी जानी बाकी हैं और जियांग चेन को अभी भी बहुत सी जगहों पर जाना है। वह तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर सकता। जो मित्र कल भी रुकेंगे, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं पूरी लगन से सबसे रोमांचक सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा।
कल 20 अध्याय प्रकाशित होंगे। कल सेंट सील में प्रसिद्धि। कल मिलते हैं। साथ ही इस सप्ताह पुरस्कार देने वाले दोस्तों को धन्यवाद। मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए पुरस्कार सूची यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। शन पैरानोइक, एंग्री वू बर्ड, फ्लावर्स ब्लूम इन मिडसमर, मूनलाइट फैंटम, कूल लाइफ, कूल मेमोरी, ऑल्सो कूल हार्ट। स्पेशल फोर्सेस, एक्टर, मूल इरादे को मत भूलो, सिल्वर फेथ। चेन फेंग आई, हाइड्रोजन, बिगिनर, पिंगदान, आई डू, फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, प्याओ प्याओ, ऑल नेटवर्क, पावर लेवलिंग इक्वल्स 0 इक्वल्स, ये क्यू ई सुई युआन, फ्लोटिंग लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, झोगई फ्रूट इंडस्ट्री, नॉट वॉट इट यूज्ड टू बी, proper social young style, human world, old ale waiting for you, sweet and sour ribs, still here, equals carrot underscore carrot smiley face. 24 के pure handsome proud carrot at carrot. Chain Feng Ai, Parkour Tracer, Baby Can Immobilize Iota, Major General, Bed Person, Good Health is a Blessing, Sixth Brother. No more games later, Bullshit Love How Much is True, Pingdan, Only, Companion. फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, ब्लू, मेरे दिल को जानो, शायद एक पल, शायद एक जीवन काल, आध्यात्मिक नेता भाई सेन, बुरा व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, बेल पर हरा, समृद्ध, खुद को पार करना, जिक्स, जीवन समर्पित, जू तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, शू, तुम नहीं, प्यार नहीं, मिनरू, तुम्हारा सूर्य, एकांत, साधारण व्यक्ति, 29,66,43,420, वास्तविकता, अकेला आदमी, केवल प्यारता, कैरेट ओमेगा कैरेट इक्वल्स, अधिकारी जियांग, हाँ अंडरस्कोर पुल द शीप वी, आह जिंग, ये आ गुड मैन रू, कैरेट जोड़ इक्वल्स कैट, चेन चेनिक सी, पिंगदान, माई गर्ल, क्विट पिट ब्रदर जेग, सेंट सील ई ब्रदर गुआन, फॉलन यूथ, फॉरगेट वॉट यूज्ड टू बी, हैप्पी स्माइल, ओनली, कंपेनियन। Piao Piao, male resident corner O, hi cool, she buried my hot eye, each will so no disturbance, faith, youth of this place, Jhao Shinai, ye are good man Ru, Johan, drunk loved Duanamu, still here, equals carrot underscore carrot smiley face. Descendant of the dragon, मैं बहुत लंबे समय तक चलना चाहता हूँ, जवानी सपनों का पीछा करते हुए खालीपन में, हवा की कहानी, जो हुआ उसे भूल जाओ, हवा की तरह अतीत में साथ चल सकते हैं, अट एक दिल कैसे नहीं हो सकता, तैरता हुआ बारबेक्यू, पीछे मुड़ना, अगर कोई प्यार नहीं करता तो दुनिया से कैसे प्यार कर सकता है, नशे में प्यार दुवानमू, अगर प्यार करते हो तो अलग क्यों होते हो, दुआस, मैं जवान हूँ, बर्बाद जवानी, आहलिन, वू झेंग, चमकीला तारों भरा आकाश, मैं पतित होने को तैयार हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, दिल को अलग करना। अध्याय 238, मुख्य प्रशिक्षक, कृपया पहले ऑर्डर देकर हमारा समर्थन करें। जियांग चेन ने देखा कि सबसे आकर्षक स्तंभ में एक विशेष विषय बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या मैं देख सकता हूँ? जियांग चेन पूछा। शेन हुआन और अन्य लोग चौंक गए, फिर उन्होंने उसे सेंट सिटी डेली अखबार सौंप दिया। क्या आप इन किरदारों को पहचानते हैं? ल्यूफी उत्सुकता से पूछा। जियांग चेन 10,000 पहाड़ों से आया था, जो महान शिया राजवंश का सबसे बंजर इलाका था, भला वहां का कोई व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता था? जियांग चेन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शीर्षक के नीचे लिखी सामग्री को पढ़ने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। बिल्कुल। लॉर्ड नैन थोड़ा हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। जियांग चेन, क्या चल रहा है? बाकी 5 लोग चैन से नहीं बैठ सके और उन्होंने भी सवाल पूछ लिए। इस शीर्षक के अंतर्गत जो लिखा गया है वह हमारे बारे में उनकी राय है, यानी उन लोगों के बारे में जो आगे की पढ़ाई के लिए आए हैं। संक्षेप में सेंट सिटी और यहां तक कि ड्रैगन डोमेन के बारे में भी हमें अच्छा नहीं मानते। उनका मानना है कि हम संसाधनों को बर्बाद करेंगे। इस मामले की पहले ही रिपोर्ट हो चुकी थी, इसलिए लॉर्ड नान को जियांग चेन से कोई आपत्ति नहीं होगी इसका जिक्र करने से। दरअसल जियांग चेन के लिए यह बेहतर था, अभी यह कहना बेहतर था, जब अन्य लोग स्वयं संत अकादमी के अमित्रतापूर्ण व्यवहार का अनुभव करेंगे तो वे कम से कम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। हालांकि आवश्यक स्पष्टीकरण देना अभी भी बाकी था। लॉर्ड नान ने कहा, संत अकादमी वह स्थान है जहां हर कोई जाना चाहता है। संत अकादमी संप्रदायों से शिष्यों की सक्रिय रूप से भर्ती भी करती है। और स्वाभाविक रूप से यहाँ प्रवेश की शर्तें बहुत उच्च होती हैं, इसलिए कई लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता। अब जबकि आपने आगे की पढ़ाई के लिए संत अकादमी में प्रवेश कर लिया है, कई लोगों का मानना है कि विभिन्न लोगों के शिष्य संत अकादमी के सामान्य भर्ती मानकों को पूरा नहीं करते हैं और संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय ड्रैगन लोक से भर्ती करना बेहतर होगा। यह मानवीय स्वभाव है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कुछ पूर्वाग्रहों और उपेक्षाओं को छोड़कर सेंट अकादमी सभी के साथ समान व्यवहार करती है। लॉर्ड नान ने जियांग चेन की बात स्वीकार की और उन्हें सांत्वना दी। हालांकि स्थिति को समझने के बाद उन कुछ लोगों का मूड पहले जैसा खुशनुमा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आने वाले वर्ष में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय यांत्रिक विशालकाय पक्षी पूरी तरह से रुक गया और जियांग चेन और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि वे सेंट अकादमी पहुंच गए हैं। ये पूरे शहर का सबसे बड़ा भवन परिसर था जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। में राजधानी के शाही महल के समान था। शाही महल की भव्यता की तुलना में सेंट अकादमी अपनी प्राचीन सुंदरता में उत्कृष्ट थी। प्रत्येक इमारत में समय के निशान दिखाई देते थे, फिर भी कोई भी जीर्ण शीर्ण नहीं थी। हवा से भी कोई सेंट अकादमी की गहन विरासत को महसूस कर सकता था, मानो वह एक सोई हुई विशालकाय संरचना हो जिसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यांत्रिक रूप से निर्मित विशालकाय पक्षी एक विशाल घास के मैदान पर उतरा, जहां कई अन्य यांत्रिक पक्षी भी खड़े थे जो केवल अपने रंग में भिन्न थे। ऐसा लगता था कि सेंट अकादमी को पता था कि कोई आ रहा है। जियांग चेन के 6 और लॉर्ड नान के बाद उतरने के बाद कई लोग पास आए। वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनके कनपटी के बाल सफेद हो रहे थे, होंठ थोड़े सिकुड़े हुए और नीचे की ओर झुके हुए थे, जो एक दृढ़ भाव को दर्शा रहे थे। उसके बगल में पीले रंग की पोशाक पहने लगभग 30 वर्ष की एक महिला खड़ी थी, जिसकी सुंदरता और अलौकिक रूप रंग वास्तव में असाधारण था। इसके अलावा वहां एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और वर्दी पहने एक युवती थी, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सुंदर और आकर्षक थी। यह एक काली वर्दी थी जो आसानी से यमन पहने कांस्टेबलों की याद दिलाती थी, और इसने युवती को बहादुर और ऊर्जावान भी दिखाया। लॉर्ड नैन, आपने बहुत मेहनत की है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की आवाज धीमी और मोहक थी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, चलिए पहले इनका इंतजाम कर लेते हैं। लॉर्ड नैन कहा, 6, ऐसा लगता है कि यह अग्नि क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है। सुंदर युवती ने कोमल और सौम्य स्वर में कहा। हाँ, वे सभी अच्छे बच्चे हैं, लॉर्ड नैन कहा। इसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अधिकार की एक अदृश्य आभा निकली, जिससे लूफी और अन्य लोग अनायास ही अपनी छाती सीधी करने और अपने शरीर को तनाव देने लगे। हालांकि जियांग चेन अप्रभावित रहा, उसकी निगाहें उस युवती पर टिकी रहीं। उसकी निगाहें पड़ते देख युवती एक पल के लिए रुकी, फिर उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, तुम्हें संत अकादमी में 1 वर्ष तक अध्ययन करना होगा। इस दौरान आलस्य या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तुम चाहे कहीं से भी आए हो या तुम्हारा साधना पाठ कैसा भी रहा हो, संत अकादमी में तुम्हें नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। जो भी असफल होगा उसे उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि तुमने यंत्रवत पक्षी की गति देख ली होगी। लॉर्ड नैन ने ये शब्द पहले भी कहे थे, लेकिन इतनी सख्ती और निर्दयता के साथ नहीं। 1 साल की पढ़ाई के अंत में यदि आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो आप सेंट अकादमी में बने रहने की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा। इस एक वाक्य ने जियांग चेन के 6 शिष्यों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर दिया, और साथ ही वे असमंजस में भी पड़ गए। क्या ऐसा करके सेंट अकादमी लोगों को अपने यहाँ भर्ती नहीं कर रही होगी? सेंट अकेडमी न तो कोई स्कूल है और न ही कोई परिवार। सेंट अकेडमी में काम करना रोजगार प्रणाली पर आधारित है, जिसमें आने जाने की स्वतंत्रता है। यदि आप भविष्य में यहाँ बने रहते हैं तो आप सेंट अकेडमी के शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि सेंट अकेडमी की सेवा करने वाली एक विशेष शक्ति के सदस्य के रूप में होंगे। उस खूबसूरत युवती ने उनकी उलझन देखी और उन्हें समझाया। उन 6 को अचानक समझ आ गया तो बात कुछ इस तरह थी। आपको मेरे पश्चिमी प्रांगण में नियुक्त किया गया है। मैं आपका पश्चिमी प्रांगण का डीन ये युएचुआन हूँ। ये संत अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक इतिहास के वैगोव हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। प्रशिक्षक शी को आज ही आमंत्रित किया गया है क्योंकि वे पश्चिमी प्रांगण में घूम रहे थे। वे आमतौर पर दिखाई नहीं देते, ये युएचुआन ने कहा। प्रशिक्षक राजकुमारी क्रिम्सन मून ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी और आदरपूर्वक पुकार लगाए। बाकी लोग थोड़ी देर से बोले, लेकिन जल्दी ही अपनी बात कह दी। ये युएचुआन ने संत अकादमी के बारे में कुछ मामलों की व्याख्या की जो लॉर्ड नान द्वारा दी गई व्याख्या से अधिक विस्तृत थी। जियांग चेन अपने मन में उठ रही उलझन के बारे में सोचने लगा। संत अकादमी उन्नत शिष्यों की भर्ती करते समय सिर्फ एक छोटी मोटी बात से ही नहीं निपट रही थी, वे इसे बहुत गंभीरता से ले रहे थे। वह इस बात को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या सेंट अकादमी वाकई में उन्हें उच्च अध्ययन समाप्त होने के बाद जाने देगी। हालांकि चूंकि यह सेंट अकेडमी थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी।
अगर कोई दूसरी ताकत बिना किसी वजह के उसे अपने वश में करने की कोशिश करती तो जियांग चेन निश्चित रूप से मना कर देता। आखिर में अगर दूसरी तरफ से उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने को कहा जाए तो क्या होगा? सेंट एकेडमी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये लोगों के दिलों में प्रकाश का प्रतीक थी। कई लोगों के लिए सेंट एकेडमी में काम कर पाना एक सर्वोच्च सम्मान की बात थी। इसलिए बाकी लोग बीच में ही बाहर हो जाने को लेकर बहुत चिंतित थे। ये युएचुआन ने अपना परिचय समाप्त कर लिया था और तभी ठंडे चेहरे वाली युवती आगे बढ़ी। मैं यंग वुशुन हूँ, पवन अनुशासन दस्ते का कप्तान। आप उन्नत शिष्य हैं और अन्य शिष्यों की तरह आपको संत अकादमी के नियमों का पालन करना होगा। एक बार जब मैं आपको पकड़ लूंगा, चाहे यह अनजाने में हो या पहली बार किया गया अपराध हो, मैं आपको बिना किसी नरमी के कड़ी सजा दूंगा। वह जियांग चेन की ही उम्र की लग रही थी, बाकी पांचों से छोटी थी, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे, बल्कि बहुत सीधे थे। अचानक उसने जियांग चेन की ओर देखा और कहा, संत अकादमी युद्ध में पालतू जानवरों को रखने की अनुमति देती है, लेकिन उनके द्वारा की गई सभी गलतियों की जिम्मेदारी उनके मालिक की होती है। यदि वे बिना किसी कारण के किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम उन्हें ढूंढकर मार डालेंगे। जैसे ही आखिरी वाक्य खत्म हुआ, बाय लिंग की आंखें लाल होने लगीं, लेकिन उसने तुरंत अपना रूप बदलना बंद कर दिया और उदासीनता से वहीं बैठी रही, अपने पिछले पंजों से खुद को खुजलाने लगी। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को पूरी तरह से विकसित कर चुकी बायलिंग आसानी से उत्तेजित नहीं होती थी। जियांग चेन ने कंधे उचका दिए, इसे एक प्रतिक्रिया मानते हुए। इससे यंग वुशुन की उसके प्रति धारणा और भी खराब हो गई। ठीक है, मैं आप सबको आपके घर तक छोड़ देता हूं। अब तक चुप रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका मोटा शरीर उन्हें मैत्रेय बुद्ध जैसा दिखा रहा था। उन्हें विशेष उच्च अध्ययन कोटा मिला है, उन्हें एक अलग आवास प्रदान कीजिए। लॉर्ड नान ने जियांग चेन की ओर इशारा किया। ये शब्द सुनकर यंग वुशुन, ये युएचुआन और हिस्ट्री वेंगोंग सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनकी निगाहें जियांग चेन पर टिक गईं। यंग वुशुन की संकीर्ण बादाम के आकार की आंखों में संदेह झलक रहा था, क्योंकि उत्कृष्ट उन्नत अध्ययन कोटा का मतलब था कि जियांग चेन के पास पहले से ही सेंट अकादमी में सीधे परीक्षा देने की योग्यता थी। ये सचमुच हमारे वेस्ट कोर्टयार्ड का सौभाग्य है, ये युएचुआन ने कहा। ये स्पष्ट था कि उसे और इतिहास वेंगोंग दोनों को संदेह था, लेकिन उन्होंने लॉर्ड नान से सवाल करने की हिम्मत नहीं की और अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखा। ठीक है, 6 युवा दोस्तों, खूब मेहनत करो। लॉर्ड नान ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर मुस्कुराते हुए जाने की तैयारी की। धन्यवाद लॉर्ड नैन, रास्ते भर आपकी देखभाल के लिए। जियांग चेन के 6 शिष्यों ने धन्यवाद व्यक्त किया और लॉर्ड नान को जाते हुए देखा। अध्याय 239 पवित्र प्रांगण में प्रवेश। आप सब पहले शांत हो जाए, बाद में कोई आपको बुला लेगा, ये युएचुआन ने कहा। इसके तुरंत बाद जियांग चेन और अन्य 6 लोगों ने आधिकारिक तौर पर सेंट अकादमी में प्रवेश किया। अग्नि क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां हमेशा किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने पर गर्व करती थीं, और उनका संप्रदाय द्वार जितना भव्य होता था उतना ही बेहतर होता था। लेकिन उन 6 लोगों को अचानक समझ आया कि सैकड़ों वर्षों तक बिना गिरे खड़ी रही कोई इमारत या ऊंची इमारत ही सबसे उल्लेखनीय प्रतीक है। उस समय के अंतिम दानव संहार युद्ध में नायकों ने यहीं पर अपनी युद्धपूर्व रणनीतियों पर चर्चा की थी। विशेषकर जब वे इस बारे में सोचते हुए सेंट अकादमी से गुजर रहे थे तो उन्हें अकथनीय रूप से गंभीरता और पवित्रता का एहसास हुआ। इसके तुरंत बाद जियांग चेन को एक कमरे और एक हॉल वाला एक अपार्टमेंट मिला, जो तियानदाओ संप्रदाय में स्थित उनके चिक्सियाओ पीक अपार्टमेंट से बिल्कुल अतुलनीय था। हालांकि ये जानने के बाद कि बाकी 5 लोग एक बड़ी इमारत के भीतर छात्रावासों में रहते हैं, उसे समझ में आया कि सेंट अकादमी में उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार अभी भी काफी अच्छा था। औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करें और विषनाशक तैयार करें। दादाजी को ढूंढो, उम्मीद है कि तुम स्वर्गीय पवन ताओवादी को संदेश पहुंचा पाओगे। पंत प्रमुख द्वारा स्थापित बलों का कार्यभार संभालें। अगले 1 साल तक अपने रहने वाले कमरे में लेटे हुए जियांग चेन ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए और एक योजना बनाई। तीनों लक्ष्यों की कठिनाई का स्तर भिन्न भिन्न था। औषधीय जड़ी बूटियों की खोज के अलावा बाकी 2 चीजों को फिलहाल के लिए दरकिनार किया जा सकता है। फिर मैं सेंट सिटी में घूमने जाऊंगा। जियांग चेन एक बार फिर दरवाजे पर रुक गया। संत शहर विशाल था और पैदल चलकर इसे पूरी तरह से घूमने में कई दिन और रातें लग सकती थीं। बिना मार्गदर्शक के वह पूरी तरह से भटक जाएगा। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और जियांग चेन ने दरवाजा खोला तो देखा कि राजकुमारी क्रिम्सन मून बाहर खड़ी है।
चलो चलते हैं, इकट्ठा होने का समय हो गया है, किसी ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने कहा। बोलते हुए उसने जियांग चेन के कमरे का जायजा लिया, जिससे उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक राजकुमारी के लिए भी उसके रहने की जगह को स्वीकार करना और भी कठिन था। धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहती थी। राजकुमारी क्रिम्सन मून ने उसे कोई स्नेहपूर्ण नजर से नहीं देखा। पहली बात तो ये थी कि वह उससे हार चुकी थी, और दूसरी बात, तीसरे राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। जियांग चेन ने कंधे उचकाए, कुछ और नहीं कहा, दरवाजा बंद किया और उसके पीछे पीछे सेंट एकेडमी के कांस्य प्रतिमा प्लाजा तक चली गई। इस चौक के केंद्र में कांस्य से बनी कई प्रतिमाएं थीं, जो सभी वीर युग के प्रसिद्ध महान नायकों की थीं। कांस्य की मूर्तियों के आसपास पहले से ही बहुत से लोग एकत्रित हो चुके थे, और यह आसानी से देखा जा सकता था कि वे सभी विभिन्न क्षेत्रों के शिष्य थे जो आगे की पढ़ाई के लिए आए थे। क्योंकि सेंट एकेडमी के शिष्यों की वर्दी मानकीकृत थी, इसलिए इन लोगों के पास वह वर्दी नहीं थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 40 से 50 लोग थे। प्लाजा के ठीक ऊपर 10 से अधिक सेंट अकादमी के शिष्य मानकीकृत नीली कमीज पहने खड़े थे। शिष्यों के सामने आगे की पढ़ाई के लिए आए। इन शिष्यों की औसत आयु आगे की पढ़ाई के लिए आए शिष्यों की तुलना में कुछ वर्ष कम थी, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या गड़बड़ है? क्या किसी ने तुम्हें नियम नहीं सिखाए? कतारों में खड़े हो जाओ। अचानक एक लंबा युवक आगे बढ़ा और चौक में मौजूद भीड़ पर दहाड़ने लगा। आगे की पढ़ाई के लिए आए सभी शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या तुम सब बहरे हो? युवक ने कठोर चेहरे के साथ फिर से दहाड़ मारी। तुरंत ही आगे की पढ़ाई के लिए आए कुछ शिष्य जल्दी से सबसे आगे खड़े हो गए और एक पंक्ति बना ली। जैसे ही अन्य लोग हिलने डुलने में हिचकिचाए, युवक के चेहरे से अचानक गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक शानदार मुस्कान आ गई। हा 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 हा। सेंट एकेडमी के अन्य शिष्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इतनी जोर से हंसे कि वे पीछे की ओर झुक गए। मैं कहता हूँ, ज्वांग फैन, तुम वाकई बहुत मनोरंजक हो। क्या आपने देखा कि ये लोग अभी कितने हैरान थे? ये तो बहुत ही मजेदार था। उस लंबे युवक ज्वांग फैन ने भीड़ की ओर कंधे उचकाते हुए कहा, इसे दिल पर मत लो, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। फिर वह अन्य संत अकादमी के शिष्यों के बीच आकर खड़ा हो गया। आगे की पढ़ाई के लिए आए शिष्यों को जब अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ तो वे क्रोधित हो गए। ये शिष्य, जो जियांग चेन और उनके 6 साथियों से पहले आ चुके थे, अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझते थे। उनका मजाक उड़ाया जाना और उपहास का पात्र बनना सचमुच असहनीय था। आखिरकार यहाँ मौजूद हर कोई अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभा का धनी था, और अहंकार होना स्वाभाविक था। कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए बेताब थे, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक लिया, जबकि अन्य लोग धीमी आवाज में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। क्या चल रहा है? एक और नया चेहरा पास आया, एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी त्वचा गोरी थी, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, चेहरा किसी युवक की तरह चिकना था। उसकी आंखें चेहरे में धंसी हुई प्रतीत होती थीं और उसकी निगाहें तीखी थीं। उनके आते ही चौक का शोरगुल शांत हो गया। मोशे, संत अकादमी के शिष्य चिल्ला उठे। जून फैन, जो पहले से ही वहां मौजूद था, आगे बढ़ा और बोला, मैं तो बस उनके साथ मजाक कर रहा था। शायद अलग अलग क्षेत्रों के कारण वे इसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनकी बेपरवाही भरी आवाज सुनकर आगे की पढ़ाई के लिए आए शिष्य गुस्से से दांत पीसने लगे, जबकि संत अकादमी के शिष्य मन ही मन हंस रहे थे। ठीक है, मोशी इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहता था। उसकी निगाहें, जो मानव वस्तुओं को भेदने में सक्षम थीं, चौक में आगे की पढ़ाई के लिए आए शिष्यों की ओर मुड़ गईं। किसी के न बोलने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने कहा, संत अकादमी को 4 प्रांगणों में विभाजित किया गया है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। प्रत्येक उप प्रांग में 2 क्षेत्र हैं, स्वर्ग और पृथ्वी, और प्रत्येक क्षेत्र में 12 श्रेणियां हैं। आपको पृथ्वी लोक की 12 श्रेणियों में से एक में नियुक्त किया जाएगा, जहां आपका वास्तविक आगे का अध्ययन शुरू होगा। साथ ही आज आपको अपनी वर्दी और पहचान पत्र प्राप्त होंगे, जिससे आप बाहर घूम फिर सकेंगे। ये सुनकर जियांग चेन को एहसास हुआ कि यहाँ स्वतंत्र रूप से आना जाना संभव नहीं है। सौभाग्य से वह पर्याप्त लोगों के साथ आया था, अन्यथा सेंट अकादमी में रहना बेहद उबाऊ होता। अब हम लॉटरी निकालेंगे। ये 12 लोग कक्षा के नेता हैं। जिस भी कक्षा का नाम निकले उसके नेता के पीछे खड़े हो जाए, मोशी ने आगे कहा। ये संत अकादमी वास्तव में संप्रदाय की पद्धतियों से भिन्न है।
ये सुनकर आगे की पढ़ाई के लिए आए शिष्यों का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें ये बहुत ही अनोखा लगा। हालांकि ये सोचकर कि वे परेशान करने वाले लोग तथाकथित कक्षा के नेता थे, वे असहज महसूस करने लगे। पर्ची डालकर चुनाव करना। मो शी के साथ आए लोगों में से एक के पास एक बड़ा बक्सा था जिसके ऊपर एक गोल छेद था। सबसे पहले ऊपर जाने वाले व्यक्ति ने अंदर से एक पर्ची निकाली जिस पर 4 लिखा हुआ था। इधर आओ, इस तरफ। संत अकादमी के 12 शिष्यों में से केवल वही एक ऐसा शिष्य था जिसने अभी अभी अन्य शिष्यों की तरह अतिरंजित तरीके से नहीं हंसा था। उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ा। फिर बारी बारी से लोगों ने पर्ची निकाली। अग्नि क्षेत्र के 5 लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। जब जियांग चेन की बारी आई तो उसने 11 नंबर वाली पर्ची निकाली। ये क्या हो रहा है? एक लड़का जो अभी पूर्णता के मध्य चरण में ही है, वो भी आगे की पढ़ाई के लिए शिष्य बन गया। मोशी, क्या मैं उसे नहीं पा सकता? संयोगवश 11वीं कक्षा का नेता जुआंग फैन था। जियांग चेन के क्षेत्र का पता चलने के बाद उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना मोशी से शिकायत की। मोशी ने जियांग चेन के दायरे को देखा और उसकी आंखों में कुछ बदलाव दिखाई दिया। आगे की पढ़ाई के लिए आए कई शिष्यों में से अधिकांश कम से कम अंतिम चरण में थे। मध्य चरण का शिष्य कैसे प्रवेश पा गया? क्या इतने निम्न स्तर का कोई व्यक्ति आगे की पढ़ाई के लिए सेंट अकादमी में आ सकता है? क्या ये देखकर लोगों को हंसी नहीं आती कि हमारे शिष्यों के आगे की पढ़ाई का स्तर कितना कम है? यह विडंबना ही थी कि सबसे पहले बोलने वाले वे शिष्य थे जो आगे की पढ़ाई के लिए आए थे। संत अकादमी के शिष्यों के उपहासपूर्ण भावों की तुलना में वे पहले से ही घृणा से भरे हुए थे। लूफी, यी शुइहान और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। जियांग चेन, जिसे नीचा समझा जाता था, उनमें सबसे बलवान था। अध्याय 240, शर्म को धोकर मिटाना। जुआंग फैन की अवहेलना का सामना करते हुए जियांग चेन बहुत शांत दिखाई दिया। ये शांति कठोर आत्मसंयम से उत्पन्न नहीं थी, बल्कि ऐसी शांति थी जिसने इसे दिल पर नहीं लिया। मोशी का मिजाज खराब लग रहा था और उसने नाखुशी से कहा, तो फिर आपका क्या सुझाव है? क्या मुझे उसके लिए एक अलग क्लास खोलनी चाहिए? वैसे भी हमारी कक्षा 11 ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी कक्षा में सभी लोग दिव्य यात्रा के अंतिम चरण में हैं। क्या वह हमें नीचे खींचने आया है? जुआंग फैन ने मोशी का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की और बेहद असहाय और आक्रोशित स्वर में शिकायत की, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। ये सीनियर ब्रदर, जियांग चेन ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए कहा। तुम क्या चाहते हो? जुआंग फैन ने अधीरता से जवाब दिया, ये सोचते हुए कि जियांग चेन कुछ सुलह भरी बात कहने वाला है। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही सोचा और जुआंग फैन के अत्यधिक शब्दों को देखते हुए वे इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके कि यह आदमी बहुत ही काया है। हालांकि राजकुमारी क्रिम्सन मून और अन्य लोग समझ गए थे कि जियांग चेन की गर्मजोशी भरी वसंत जैसी मुस्कान के नीचे किस तरह की तीक्ष्णता छिपी हुई है। तुम ही बताओ, इस दुनिया में इतनी सारी मक्खियां क्यों हैं? जियांग चेन ने बहुत गंभीरता से पूछा। क्या? जुआंग फैन और बाकी सभी लोग असमंजस में थे, गंदी भाषा से भरे हुए, जैसे शौचालय में मक्खियां भिन भिना रही हों। अगर आप इन्हें अनदेखा करेंगे तो ये मक्खियां और भी आक्रामक हो जाएंगी और आपके सामने उड़ने लगेंगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये बस आपको मारने के लिए उकसा रही हैं? जियांग चेन ने कहा। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी। पहले तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और जियांग चेन के शब्दों का अर्थ समझने के बाद वे बेहद हैरान रह गए। जुआंग फैन भी अपवाद नहीं था। उसने मुट्ठी भींचकर ठंडे स्वर में कहा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम कचरा हो। क्या तुम गुस्सा हो जाओगे? जियांग चेन ने पूछा। फिर से कहो। जुआंग फैन दहाड़ा। देखा, जब तुम्हें पता है कि यह अपमान है तो तुम्हें मक्खी कहने में क्या बुराई है? जियांग चेन ने ताना मारा। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। जुआंग फैन अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और वह जियांग चेन की ओर दौड़ा। पर्याप्त। मो शी ने अपने सामने शिष्यों के बीच किसी भी तरह का विवाद होने नहीं दिया। वह बीच में खड़े होकर जियांग चेन की ओर मुख करके बोले, पवित्र अकादमी में तुम्हारी तीखी जुबान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या मो शी मुझे उपदेश दे रहा है? जियांग चेन बहुत आश्चर्यचकित था, मानो उसे लगा हो कि पवित्र अकादमी के शिक्षक इतने भेदभाव रहित नहीं होंगे। क्या यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है? जियांग चेन के शब्दों से मो शी बेहद नाराज हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी तीखी निगाहें किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा सकती थीं।
ज्वांग फैन और अन्य पवित्र अकादमी के शिष्य जियांग चेन को मोशी को चुनौती देने का इरादा देखकर बेहद आश्चर्यचकित हुए और फिर उन्हें दूसरों की हार पर खुशी महसूस हुई। लोग चाहे कहीं भी हो या उन्होंने कितनी भी उपलब्धियां हासिल की हो, उनका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। जियांग चेन ने कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि होली एकेडमी बिल्कुल अलग जगह होगी, लेकिन मुझे इतनी अश्लीलता की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धृष्टतापूर्ण शब्द, अपने शिक्षक का अपमान। क्या तुम्हें पता है कि यह एक गंभीर अपराध है? मोशी सिर्फ नाखुशी नहीं थी, उसके गुस्से को साफ महसूस किया जा सकता था, और टोंगटियन क्षेत्र की शक्ति किसी भी क्षण जियांग चेन को इसका अनुभव करा सकती थी। अगर मैं पवित्र अकादमी का शिष्य नहीं हूं, तो यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोशी दूसरों की कुछ आलोचनाओं के कारण हिंसा का सहारा लेगा। क्या वह लेगा? जियांग चेन के शब्द एक बार फिर चौंकाने वाले थे, जिससे अन्य उन्नत शिष्य अचंभित रह गए। उन्हें सबसे ज्यादा डर पवित्र अकादमी द्वारा वापस भेजे जाने का था, लेकिन जियांग चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके व्यवहार से तो यही लगता था कि वे पवित्र अकादमी को तुच्छ समझते हैं। मोशी का चेहरा और भी बिगड़ गया। जियांग चेन का मतलब स्पष्ट था, तुम अपने टोंगटियन क्षेत्र का इस्तेमाल करके मुझे धमका नहीं सकते। सबसे बुरा तो ये होगा कि मैं चला जाऊंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि होली एकेडमी से किसी को निष्कासित करने का निर्णय प्रत्येक एकेडमी के डीन और मुख्य प्रशिक्षक द्वारा चर्चा के माध्यम से लिया जाना था। उनके पास अभी तक वह अधिकार नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मोशी उसे निष्कासित करवाने की कोशिश नहीं कर सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि वह एक उन्नत शिष्य को संभाल नहीं सकता। बोलने के बाद वह मुड़ा और डीन को ढूंढने के लिए चला गया। जब स्थिति इस हद तक बिगड़ गई और यह पुष्टि हो गई कि जियांग चेन को कोई पछतावा नहीं है, तो आसपास के शिष्य वास्तव में यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या सोच रहा है। क्या इस पवित्र अकादमी में रहना अच्छा नहीं है? उन्नत शिष्यों ने मन ही मन सोचा। अच्छा ऐसा है। ज्वांग फैन क्रोधित होने के बजाय हंसते हुए बोला, तुम पवित्र अकादमी में आए और अपनी कमियों को महसूस किया। यहाँ रहने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वापस जाने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? मैं समझ सकता हूँ। उनके शब्द नवीन थे लेकिन साथ ही प्रेरक भी थे। आपको लगता है कि मैं एक उन्नत शिष्य हूँ, केवल मध्य स्तर की पूर्णता पर हूँ, लेकिन मैंने कई पवित्र अकादमी के शिष्यों को देखा है जो केवल इसी स्तर पर हैं, और उनकी उम्र मुझसे बहुत अधिक नहीं है। इन शब्दों ने सभी को एक बात याद दिला दी, उन्नत शिष्यों में जियांग चेन की उम्र सबसे कम थी। हा, ये सुनकर ही पता चल जाता है कि वो किसी पिछड़े इलाके से है। पहली बात तो यह है कि अब उम्र को मापदंड के रूप में शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खेती करने वालों की उम्र बहुत लंबी होती है और अधिकांश लोग अंत तक जीवित नहीं रहते। किसी व्यक्ति की अंतिम उपलब्धि शुरुआती 20 वर्षों में तय नहीं होती। इसलिए जब दो लोग साथ खड़े होते हैं तो उनकी उम्र में कितना भी अंतर क्यों न हो, कमजोर तो कमजोर ही होता है। दूसरा, क्या आपको सच में लगता है कि एक ही स्तर पर होना कोई बड़ी बात है? क्या आप नहीं जानते कि एक ही स्तर पर होने के बावजूद गहन साधना तकनीक, दिव्य छिद्रों की संख्या, मार्शल आर्ट के स्तर और अन्य कारकों में अंतर के कारण कभी कभी शक्ति का अंतर आसमान और जमीन जैसा होता है? जियांग चेन की अज्ञानता का मजाक उड़ाते हुए उसकी बातें सुनकर ज्वांग फैन अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये कहने के बाद उसने जियांग चेन की ओर रुचि से देखा और कहा, लगता है कि तुम अभी उस बात पर बहुत गर्व कर रहे थे, जो वाकई हास्यास्पद है। लेकिन इस बारे में सोचे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी 3 अकादमियों के उन्नत शिष्यों में भी उपद्रवी होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्तर तो और भी कमजोर है। जियांग चेन चुप रहा, उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। क्या अब कुछ कहना नहीं है? ज्वांग फैन ने अपना अहंकारी और दबंग रवैया फिर से अपना लिया। मैं इंतजार कर रहा हूं, जियांग चेन ने कहा। किस बात का इंतजार? ज्वांग फैन ने अनजाने में पूछा। तुम्हारे पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा हूं, फिर तुम्हें बुरी तरह पीटकर घर चला जाऊंगा। वरना तुम्हारी पवित्र अकादमी के सख्त नियम हैं, और अगर मैंने पहले हमला किया तो मैं नुकसान में रह जाऊंगा। जियांग चेन ने कहा। अब जब मोशी जा चुका था तो ज्वांग फैन को कोई नहीं रोक सकता था। जियांग चेन, जिसने पहले ही उसके हिंसक स्वभाव को देख लिया था, फिर भी इस तरह बोलने की हिम्मत कर रहा था। क्या वह अपनी सीमाओं से अनजान था या उसे किसी बात पर भरोसा था? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पवित्र अकादमी में प्रवेश पाना इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप बहुत प्रभावशाली हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि अज्ञान क्या होता है और तुच्छता क्या होती है।
जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उसकी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। इस बार उसे किसी ने नहीं रोका और ये तेजी से भयावह स्तर तक बढ़ गई। दर्रे पर क्रोधित घोड़ा, उसकी हथेलियां आपस में आ गईं, यिन और यांग का रूपांतरण हुआ और हथेली की शक्ति लाल और नीली चीकी दो धाराओं में तब्दील हो गई। जब उसने प्रहार किया तो वे एक होकर शक्तिशाली विस्फोट के रूप में बाहर निकली। जियांग चेन पीछे हट गया और अपनी तलवार निकाल ली। पूरी तरह से काली तलवार ने हथेली से टकराते ही सबका ध्यान आकर्षित किया। दो शक्तिशाली ताकतें हवा में टकराईं, जिससे हवा का एक तेज झोंका उठा और जियांग चेन और जुआंग फैन दोनों कई कदम पीछे हट गए। अरे, क्या वह सच में जुआंग फैन के हथेली के वार को रोक सकता है? अन्य 11 होली एकेडमी के शिष्य चकित थे और उन्नत शिष्य भी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि जियांग चेन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। फायर डोमेन के केवल 5 लोग ही यह समझ पाए कि जियांग चेन द्वारा कृपाण का उपयोग करने का मतलब था कि वह इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। संभवतः उपस्थित लोगों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि जियांग चेन को बाएं हाथ से तलवारबाजी भी आती है। अग्नि क्षेत्र के 5 लोगों ने कुछ भी न कहने का फैसला किया। वे अंत में इन लोगों की आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाओं को देखना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या उनकी प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही मनोरंजक होंगी जितनी उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं उस समय थीं। धत्तेरी की, जुआंग फैन इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके अपने पहले के बयान के अनुसार उसकी अंतिम चरण की पूर्णता का मतलब था कि वह अन्य पहलुओं में जियांग चेन से हार रहा था। हालांकि यह एक चाल हारने के कारण था या पूरी लड़ाई हारने के कारण, यह अभी भी अनिश्चित था। जियांग चेन को एक ही हथेली के वार से न गिरा पाना जुआंग फैन के लिए पहले से ही एक अपमान था और वह इसे मिटाने का इरादा रखता था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।